देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर स्क्रीन शेयर में। यस मैम। अच्छा देखो, आज हम लोग जो है थोड़ा एक थियोरिटिकल चैप्टर पढ़ते हैं, तो थियोरिटिकल लेकिन इम्पोर्टेंट है काफी, ठीक है। तो ये आज ही खत्म हो जाएगा। देखो हम लोग पढ़ेंगे आज कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड रिसिप्ट्स। हेडिंग करो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स तो देखो, लास्ट जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा एनपीओ, उसमें भी तुम लोग को ये आइडेंटिफाई करना पड़ रहा था कि हम लोग को जो पैसा मिल रहा है, जो कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, उसका नेचर क्या है, ठीक है। अगर कैश बुक होता था मतलब रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, ठीक है, जो हम लोग कर रहे थे, ठीक है। जिन्होंने एनपीओ नहीं किया कोई बात नहीं, उसके साथ इसका कोई लिंक नहीं है, ठीक है। जिन्होंने किया हम जस्ट बता रहे, वहां पर भी हम लोग ये वाला चीज देख रहे थे, ठीक है। अगर हम लोग का एक्सपेंडिचर कैपिटल हो या रेवेन्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग कहाँ दे रहे थे, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में। लेकिन अगर फर्क पड़ता है तो इसको क्या करना है, अगर रेवेन्यू नेचर का है तो वो कहाँ जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर, या फिर कभी फाइनल अकाउंट्स बनाए होगे तुम लोग, ठीक है, तो वहां पर कहाँ जाता है, पीएल में, ठीक है। और अगर मेरा कैपिटल नेचर का खर्चा होता है और वो कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में, ठीक है। तो वो जो आइडेंटिफाई कर रहे थे ना, तो उसका बेसिस क्या है, उसका जरूर कुछ तो बेसिस होगा, तभी ये लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं। फाइनल अकाउंट्स बनाओ, चाहे सोल प्रोप्राइटर का बनाओ, चाहे पार्टनरशिप में। देखो वैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल वगैरह ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग को सीखना पड़ेगा कि कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसका बेसिस क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और दूसरा है कि कैपिटल रिसिप्ट कौन सा है, रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सा है, उसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो हमें यहाँ पर सीखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप कि ये आज ही कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं हम लोग कितना फास्ट कर पाते, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग एक्सपेंडिचर सीख लेते, फिर रिसिप्ट सीखेंगे, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा। एक्सपेंस खर्चा, ठीक है, सही, खर्चा होता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है हमारे पॉकेट के बाहर अगर कुछ अमाउंट चला जाता है, ठीक है, तो समथिंग, क्या बोल सकते हैं इसे एक लैंग्वेज में समझने के लिए, नॉर्मल लैंग्वेज में, समथिंग दैट गोज आउट ऑफ पॉकेट, ठीक है। तो ऐसा कोई एक्सपेंस जो हमारा, या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं आउटफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश, ठीक है। या फिर कैश आउटफ्लो, जो लिखना चाहो लिखो, आउटफ्लो ऑफ कैश लिखना है लिखो, कैश आउटफ्लो लिखना है लिखो। एक्सपेंडिचर का मतलब तो यही होता है। अब हमें यहाँ पर क्या सीखने को मिलेगा कि एक्सपेंडिचर दो तरीके का होता है। ये तो टॉपिक के नाम से ही दिख रहा है, कैपिटल नेचर का और रेवेन्यू नेचर का। और ये देखना है कि कैपिटल नेचर क्या होता है और रेवेन्यू नेचर क्या होता है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मतलब जब हम लोग के पॉकेट से किसी भी रीजन से कैश आउटफ्लो होता है, और ये दो तरीके का, कैपिटल और रेवेन्यू। अब कोई एक्सपेंडिचर कैपिटल है, उसको समझने का क्या क्या क्राइटेरिया होता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने कोई एक्सपेंस किया या एक्सपेंडिचर किया, ठीक है, और उसका बेनिफिट अगर हमें मोर देन 12 मंथ्स मिल रहा है या मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो लॉन्ग टर्म बेनिफिट, ऐसे बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट दैट इज मोर देन इक्वल टू 12 मंथ्स, ऐसे समझने के लिए लिख लो मोर देन इक्वल टू 12 मंथ्स, ठीक है। तो फिर रेवेन्यू नेचर का क्या होता है, रेवेन्यू नेचर में हम लोग जो एक्सपेंडिचर करते हैं, अगर मेरा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का है, तो उसका बेनिफिट मुझे कितना दिन तक मिल सकता है, 12 मंथ्स या उससे कम, ठीक है। मतलब विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर ही मिलेगा। अगर विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट, शॉर्ट टर्म बेनिफिट। शॉर्ट टर्म बेनिफिट लेस देन इक्वल टू 12 मंथ,
ठीक है, लेस देन इक्वल 12, ठीक है, 12 मंथ्स या उससे कम, जैसे ये 12 मंथ या उससे ज्यादा, ठीक है, तो इस तरीके से। फिर यहाँ पर ये एक्सपेंडिचर हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हमारे पास फिक्स्ड एसेट आए, ठीक है, तो यहाँ पर लिखो फॉर क्रिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, या फिर फॉर एक्वर ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो लिखना चाहिए, फॉर क्रिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर हमें अपने बिजनेस में, या फिर बिजनेस का ही देखोगे, यहाँ पर मैक्सिमम हमारे पास डेटा रहेगा, तो अगर हमें अपने बिजनेस में फिक्स्ड एसेट को लेना है, क्रिएट करना है या एक्वायर करना है, तो हमारा एक्सपेंडिचर किस नेचर का होता है, कैपिटल। क्यों बोलो, क्योंकि क्या फिक्स्ड एसेट आज खरीदे और 1 साल बाद बेच दोगे, ऐसा होता है नहीं। हम लोग उसको खरीदते हैं, कम से कम वो कुछ हो या ना हो, 1 साल से ज्यादा तो वो हमें बेनिफिट जरूर देगा, ठीक है, 5 साल 10 साल भी दे सकता है, 20 साल भी दे सकता है। तो क्रिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो सेम तरीके से रेवेन्यू में लिखो एक्सपेंस्ड आउट, एक्सपेंस्ड आउट, ठीक है, मतलब हमारा बोल सकते हैं कि डे टू डे के एक्सपेंसेस को पे करने के लिए, ठीक है। ये जो एक्सपेंस्ड आउट है ये फॉर डे टू डे है, ठीक है, मतलब जिसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर ही मिलेगा। जैसे किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि 1 साल का सैलरी दे दिया तो दूसरे साल नहीं देना पड़ेगा, या 1 साल का रेंट दे दिया तो दूसरे साल का नहीं देना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन अगर एक लैपटॉप खरीद लिया, अब डिपेंड करता है कैसे यूज कर रहे हो, तो वो 5 साल भी जा सकता है, 10 साल भी जा सकता है, डिपेंड करता है कौन कैसे यूज करे। बाकी हाँ, इसका भी एक लाइफ टाइम होता है, ऐसा थोड़ी है कि मतलब पूरे जिंदगी चलेगा, ऐसा तो होता नहीं। हर एक चीज का एक मतलब एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होता है, जो तुम लोग डेप्रिसिएशन में ये वाला वर्ड देखते हो, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होता है, ठीक है। तो एक्सपेंस्ड आउट इसको बोल सकते हैं, मतलब ये हमें एक्सपेंस पे करने के लिए होता है। लेकिन फिक्स्ड एसेट को कभी एक्सपेंस नहीं बोलते। अगर घर पे मान लो एक फ्रिज खरीद लिए तो बोलोगे एक्सपेंस है, फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। घर पे एक एसी खरीद लिया तो एसी थोड़ी ना रोज रोज खरीदोगे, इस गर्मी में खरीद फिर दोबारा खरीदोगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो वो कभी एक्सपेंस नहीं होता है, जो हमें बेनिफिट देता जाएगा वो हमारा क्या होता है, फिक्स्ड एसेट होता है, ठीक है। अच्छा, और थर्ड नंबर पे लिखो, ये कहाँ दिखाते हैं, इस तरीके का चीजों को कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में। तो ये लिखो अपीयर्ड एट बैलेंस शीट। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। अपीयर्ड एट बैलेंस शीट, और इस तरीके के एक्सपेंसेस को कहाँ दिखाते हैं, पीएल, है ना। तो क्या लिखेंगे, चार्ज, इसको चार्ज बोलते हैं, चार्ज टू पीएल। फोर्थ नंबर, इससे हमारा, बोलो, इससे हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है कि नहीं, फिक्स्ड एसेट खरीदने से। जैसे मान लो मशीन खरीद लिया, ठीक है, अब मशीन से क्या होगा, जैसे मान लो पहले काम जो है वर्कर मैनुअली करते थे, अब मान लो मशीन खरीद लिया, ठीक है, तो क्या हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग से ज्यादा मशीन का कैपेसिटी होता है, ठीक है। तो हम लोग का फिक्स्ड एसेट हमें क्या देता है, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। फ्यूचर में मतलब आगे आने वाले टाइम में, इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब मॉनिटरी टर्म में जो हमें वैल्यू मिलता है। तो ये हमें क्या करता है, ये हमारी इनकम को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। नहीं करेगा, इनकम इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन ये जो है ये हमारे इनकम को इंक्रीज नहीं करता है, लेकिन हमारे बिजनेस को स्मूथली रन करवाने के लिए जरूरत होता है। अगर मुझे एक रेंटेड जगह का जरूरत है तो मुझे रेंट देना पड़ेगा, मुझे अगर एक अकाउंटेंट का जरूरत है तो मुझे उस एम्प्लॉय को रखना पड़ेगा, ठीक है। मुझे एक जो है सेल्समैन का जरूरत है तो मुझे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब क्यों रखते हैं, ताकि हम लोग अपने बिजनेस में जो है बिजनेस को स्मूथली रन करवा सके, बेसिकली फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए रखते हैं। तो इसको लिखो फैसिलिटी, अपने हिसाब से लिखो, ठीक है, मैंने अपने हिसाब से लिखा है, फैसिलिटी प्रोवाइड करनी, फैसिलिटेट्स आवर बिजनेस और रूटीन एक्सपेंसेस। डे टू डे के काम को सही तरीके से, मतलब अच्छे से या फिर आसानी से करने के लिए हम लोग इस तरीके का खर्चा करते हैं, ठीक है। अगर मुझे एक अकाउंटेंट का जरूरत है तो मुझे तो रखना पड़ेगा, अगर मेरे से नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो फिर अगर हम सारा का खुद करेंगे ऐसा सोचते हैं और मेरा बड़ा बिजनेस है, तो उस केस में तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगा, तो मुझे इतना खर्चा तो करना पड़ेगा। जो जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी मुझे चाहिए,
तो वो तो मुझे खर्चा करना है, तो वो सब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग, पोस्टेज का खर्चा, ये सभी मेरा क्या है, रेवेन्यू नेचर का है, ठीक है, इसके बिना काम नहीं हो सकता। फिर फिफ्थ नंबर में लिखो, ये हम लोग क्या हमेशा खरीदते हैं, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हम लोग हमेशा करते रहते हैं या ओकेशनली करते, ओकेशनली, ठीक है, ये लिखो ओकेशनली। जैसे एक मशीन भी खरीदना है, किसी फैक्ट्री में लगवाना है, तो क्या वो रोज रोज खरीदते हैं? एक मशीन खरीदा, उसका अगर लाइफ 12 साल है, 15 साल है, तो उसके बाद फिर खरीदेंगे, थोड़ी ना डे टू डे खरीदेंगे, ठीक है, तो ओकेशनल। और यहाँ पर लिखो, ये क्या होता है, ये खर्चा क्या ओकेशनल होता है, ये तो रेगुलर होता है, मतलब लिखो फ्रीक्वेंट लिख दो, ठीक है, हम ये एक्सपेंस को ऊपर लिख रहे हैं ताकि यहीं पर लिख पाए, ये होता है फ्रीक्वेंटली, बार बार होते जाता है, ठीक है। अब कैसे होता है, जैसे वेजेस देते हैं तो डेली बेसिस पे देंगे, सैलरी देते हैं तो मंथली बेसिस पे देंगे, हो सकता है किसी को वीकली पेमेंट करते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कहीं कहीं इलेक्ट्रिसिटी बिल पर मंथ का होता है, कहीं कहीं 3 मंथ्स का, एक बार में दो, ऐसा भी चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से टेलीफोन का बिल, ठीक है, तो ये सब जो है हम लोग का रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा, ठीक है। अब अगर कुछ एग्जांपल्स लेना चाहे, जैसे कि कैपिटल नेचर का खर्चा बोलो तो क्या, मैंने तो बहुत सारा एग्जांपल बोल ही दिया, तुम लोग बोलो, कुछ भी बोलो कि हम लोगों ने ये चीज खरीदा तो ये मेरा कैपिटल नेचर का एग्जांपल के तौर पे। हाँ बोलो। बिल्डिंग, हाँ, मशीन लिख दो, बिल्डिंग लिख दो, जो लिखना है लिखो, जो भी फिक्स्ड एसेट होता है, मशीन हो जाएगा, बिल्डिंग हो जाएगा, और क्या होगा, फर्नीचर हो जाएगा, इस तरीके का चीज, ठीक है। और यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हो, अभी मैंने कितना सारा चीज बताया, हाँ, रेंट लिख दो, सैलरी लिख दो, और क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल लिख दो, बेसिकली जो भी पीएल में लिखते हो वो सभी तुम लोग का क्या आइटम हो जाएगा, एक्सपेंडिचर, ठीक है, और ये सब हम लोग का हो जाएगा कैपिटल। अच्छा, अब ये तो हम लोगों ने एक बेसिस देखा कि हाँ इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कैपिटल है, ये रेवेन्यू है, लेकिन इसका जरूरत क्या है, बोल सकते हो, क्यों ये करना पड़ रहा है हमें, नीड टू आइडेंटिफाई, क्यों आइडेंटिफाई करना जरूरी है? बोल सकते हैं। अगर मान लो फिक्स्ड एसेट को डायरेक्टली पीएल में लिख दिया, अगर आइडेंटिफाई करना नहीं होता तो फिक्स्ड एसेट भी खर्चा है, सैलरी भी खर्चा है, तो दोनों को ही पीएल में लिख सकते थे, या फिर दोनों को ही उठा के बैलेंस शीट में लिख सकते थे, लेकिन ऐसा तो लिखते नहीं है। क्यों नहीं लिखते, कौन सा कंसेप्ट है जिसके लिए नहीं लिखते? बहुत सारा कंसेप्ट होता है ना, बहुत। प्रूडेंस नेचर, এটা না प्रूडेंस नेचर है কি হয়, प्रूडेंस नेचर में ये होता है कि हम लोग फ्यूचर का प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर सकते, फ्यूचर का लॉस रिकॉर्ड कर सकते, उसको बोलते हैं प्रूडेंस नेचर। चलो ठीक है, मतलब इस तरीके का ही कुछ चीज बोलना है, बट प्रूडेंस नहीं होगा। और बोलो, मैंने ये डिस्कस किया है, इसी बेसिस पे तुम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स भी किया, जिन्होंने किया एनपीओ भी किया। एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, देखो ये एक बेसिस है अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने का, लेकिन हम लोग दोनों प्रोसेस ही फॉलो करते हैं, एक्रूअल फॉर पीएल होता है, और अगर हम लोग कैश बुक बनाएंगे तो फिर हम लोग कैश बेसिस कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो तो हमारे खर्चे को रिकॉर्ड करने का तरीका, लेकिन कैपिटल रेवेन्यू को आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है, ये सोचो ना कि अगर हम लोग फर्नीचर को पीएल में लिख देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा। मान लो फर्नीचर खरीदा, उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखा के पीएल में दिखा दिया, तो बोलो पीएल में क्या इम्पैक्ट है, मतलब क्या हो सकता है पीएल में। हाँ, अचानक से प्रॉफिट कम नहीं होगा, क्योंकि एक फिक्स्ड एसेट का खर्चा और पूरे साल में हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो एक ही चीज हुआ, नहीं हुआ, तो वो दिखाने से या तो मेरा प्रॉफिट वाला जो सिचुएशन है वो लॉस दिख सकता है, या प्रॉफिट कम हो सकता है, लॉस भी दिख सकता है, क्योंकि ह्यूज अमाउंट का अगर मेरा फिक्स्ड एसेट होगा तो फिर लॉस दिखेगा, ठीक है। तो इसको सही करने के लिए क्या यूज होता है, मैचिंग कंसेप्ट, ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट, हमें जो हम लोगों ने मैचिंग कंसेप्ट के बेसिस पे ही तो हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना। मैचिंग कंसेप्ट हमें देखना है, देखो हम लोग क्या फर्नीचर खरीदते हैं तो उसका किसी भी पोर्शन को पीएल में नहीं दिखाते, दिखाते हैं ना जितना पोर्शन जिस साल यूज करते हैं उसका नाम क्या होता है, डेप्रिसिएशन। तो ये कौन सा कंसेप्ट है, मैचिंग कंसेप्ट, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई क्यों करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो मैचिंग प्रिंसिपल जो है वो हम लोग का नहीं फॉलो होता है, ठीक है। तो मैचिंग कंसेप्ट के लिए ये करना जरूरी है।
तो ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड एसेट का कुछ भी नहीं दिखाते, दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? जितना फिक्स्ड एसेट, क्योंकि पीएल हमारा सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर के चीजों को लेने के लिए ही केपेबल है, ना तो उसके आगे का ना तो उसके बाद का। ठीक है, तो अगर किसी एक ईयर में जितना फिक्स्ड एसेट यूज होगा उतना ही हमें दिखा देना है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट लिखते हैं। जैसे कि देखो हम एक एग्जांपल देते हैं और एक चीज का, कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने यहाँ पर हेडिंग किया। ठीक है, अब एक चीज पूछते हैं तुम लोगों से। जैसे मान लो हम लोगों ने एक्वायर किया है, एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट और कंस्ट्रक्ट, मतलब या तो किसी से खरीद लिया है या बनाया। ठीक है, अगर हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट खरीदा या बनाया। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर हम लोगों ने एक एसी खरीदा है। ठीक है, एसी का कॉस्ट है मान लो 40,000। ये क्या है? परचेज प्राइस। ठीक है, मान लो हम लोगों ने एसी परचेज किया है जिसका परचेज प्राइस है इतना। अब एसी खरीद के हाथ में उठा के लेके आने का चीज तो है नहीं कि उठा के लेके आ जाओगे, तो क्या लगेगा? ट्रांसपोर्टेशन। अब मान लो ट्रांसपोर्टेशन का लग गया हम लोग का 500। ठीक है, अच्छा, और एसी लाने के बाद घर पहुंच जाने से भी यूज कर लेंगे ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसको लगवाना पड़ता है। ठीक है, तो वो क्या है? इंस्टॉलेशन। अब मान लो इंस्टॉलेशन करने का ले लिया 2,500 रुपीज। ठीक है, अच्छा, तो अब मुझे बोलो कि मेरा एसी का एक्विजिशन कॉस्ट, उसको एक्वायर करने का खर्चा कितना हुआ? 43,000। हाँ, 43,000। तो देखो, एसी प्रोडक्ट का प्राइस तो 40 है, लेकिन उसमें बाकी दोनों चीज भी ऐड हो गया। क्यों ऐड हो गया पता है? क्योंकि इसको रेडी टू यूज करने के लिए मुझे ये खर्चा करना ही पड़ेगा। तो किसी भी एसेट को रेडी टू यूज करने के पहले उस पे हम लोग जितना भी खर्चा लगाएंगे वो सारा खर्चा कैपिटलाइज्ड होता है। और कैपिटलाइज्ड का मतलब ही कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटलाइज्ड का मतलब ही क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि एसी का कॉस्ट, लिखो एसी का टोटल कॉस्ट जो तुम लोग कैलकुलेट किए वही होगा। तो देखो ये परचेस प्राइस तो आता ही है, साथ साथ क्या आता है? हम लोग जो भी चीज परचेस कर रहे हैं या रेडी टू यूज करना चाहते हैं उसको रेडी टू यूज बनाने के लिए यूज के पहले जो भी खर्चा करोगे वो सारा खर्चा एसेट के कॉस्ट में ऐड हो जाता है, यानी कैपिटलाइज्ड हो जाता है। तो ये मेरा कितना आया? 43,000 आ रहा है। तो 43 जितना भी आ रहा है लिख दो, 43,000 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बिफोर रेडी टू यूज, बिफोर रेडी टू यूज एनी एक्सपेंस, any expenses incurred are to be capitalized, are to be capitalized। ठीक है, कैपिटलाइज्ड हो जाना चाहिए। तो कैपिटलाइज्ड होने का मतलब क्या है? जब जैसे मान लो ये जो एसी परचेस किया इसका एंट्री क्या होता है? एसी अकाउंट डेबिट, मतलब फिक्स्ड एसेट अगर नाम है तो नाम लिख सकते, जैसे मशीन डेबिट करते तो मैंने एसी अकाउंट डेबिट कर दिया। टू कैश या बैंक या क्रेडिटर जो भी हो, मान लेते हैं कैश में ही खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा? 43। यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा? 43। तो इस चीज को बोलते हैं कैपिटलाइज्ड कर दिया। देखो इसमें ये दोनों खर्चे को भी डेबिट कर दिया। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं कैपिटलाइज्ड करना। तो ये भी मेरा कैपिटल नेचर का एक्सपेंड, मतलब देखो अब सोचो कि ट्रांसपोर्टेशन इंस्टॉलेशन है तो ये मेरा रेवेन्यू हो जाएगा, ऐसा मत सोचो। क्योंकि वैसे भी देखो ये खर्चा जो है ना बेसिकली कैपिटल नेचर का खर्चा ओकेशनली होता है। तो अब इस एसी को लाने के लिए क्या एक ही बार ट्रांसपोर्टेशन लगेगा? हाँ, थोड़ी ना बार बार लगेगा। और इंस्टॉलेशन भी कितना बार होगा? एक अब बदलना चाहते वो बात अलग है, यहाँ लगवा लिया अब लग रहा है यहाँ नहीं, ठीक है मुझे दूसरा कहीं जगह लगवाना है, वो तो अलग प्रॉब्लम हो गया। लेकिन नॉर्मली क्या होगा कि मेरा एक बार इंस्टॉलेशन लगेगा एक प्रोडक्ट के पीछे, एक ही बार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा। तो इसीलिए ये खर्चे भी हमारे क्या हो जाएंगे? कैपिटल नेचर का होगा। और वैसे भी रेडी टू यूज के पहले जो भी खर्चा होगा वो सारा का सारा हमारा क्या हो जाना चाहिए? कैपिटलाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और एक रीजन से भी कैपिटलाइज्ड होता है, लिखो इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी, इंक्रीज इन
अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले रहे, मशीन, एक मशीन है, मान लो उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है पर डे 100 यूनिट या फिर 1000 यूनिट कर, 1000 यूनिट। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, इस मशीन को थोड़ा मॉडिफाई करवाया। ठीक है, उसमें कुछ नया पार्ट्स वगैरह लगवा दिया, मॉडिफाई करवाया, मशीन को हम लोगों ने मॉडिफाई करवाया, तो हम लोग का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ठीक है, वो पर डे हो गया है मान लो 1500 यूनिट। ठीक है, अब मॉडिफिकेशन का खर्चा हुआ है, मान लो मॉडिफिकेशन का जो खर्चा है वो हुआ है रुपीज, मान लो कि 1500। ठीक है, तो अब ये 1500 का खर्चा मेरा क्या खर्चा होगा, ऐसा हमें पूछ सकता है। तो देखो, अब अमाउंट देख के तो कभी नहीं पता कर सकते क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें ये भी बोल सकता है एक गाड़ी 50 रुपए का है, तो क्या हम लोग बोलेंगे 50 रुपए में गाड़ी नहीं आता है तो ये हम लोग का फिक्स नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल सकते। तो तुम लोग अमाउंट पे मत जाना, अगर हम इसको 15 रुपए भी लिख देते तो तुम लोग अमाउंट पे मत जाओ कभी भी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें कुछ भी दे सकता है। तो अगर हम लोगों ने अपने एसेट को मॉडिफाई करवाया और उसका एग्जिस्टिंग जो कंडीशन है वो चेंज हुआ, और ऐसा चेंज हुआ कि हमें हमारा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ना चाहिए, सिर्फ चेंज होने से नहीं होगा, उससे हमें कुछ बेनिफिट पहले से ज्यादा मिल रहा है क्या, अगर मिल रहा है किसी भी तरीके से, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, और अब मान लो इसी मशीन को कुछ इसी मशीन में मान लो कुछ इशू हुआ, ठीक है, उसको मैंने रिपेयर करवाया। ठीक है, रिपेयर करवाए, उसमें भी मेरा खर्चा 1500 का लगा, तो ये खर्चा क्या होगा, रेवेन्यू। ठीक है, मतलब मेरा मशीन सही तरीके से नहीं चल रहा था, मैंने उसको ठीक करवाया, भले ये भी 1500 ये भी 1500, लेकिन ठीक करवाने से क्या, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, उसका एग्जिस्टिंग कंडीशन चेंज हुआ नहीं, वो एज इट इज नहीं चल रहा था, उसको ठीक करवा दिया। ठीक है, तो फिर वो मेरा क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो कभी भी मेरा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर। तो ये एक और एक बेसिस है कि अर्निंग कैपेसिटी हमारा अगर बढ़ जाता है, एक मतलब जो पहले से ही एसेट है उसका, तो फिर वो हम लोग का क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, और एक पॉइंट होता है रिडक्शन इन वर्किंग एक्सपेंस, रिडक्शन इन वर्किंग एक्सपेंस। अच्छा, ये वाला क्या है, देखो, जैसे मान लो कि पहले 4 लोग काम करते थे, ठीक है, और इनको हमें देना पड़ता था 5000 पर मंथ ईच पर्सन, मान लो पेमेंट करना पड़ता था, तो टोटल कितना पेमेंट करना पड़ता होगा मंथली, 5000 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20,000, 20,000 पर मंथ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, अच्छा, अब मान लो हम लोगों ने देखा कि इनको 20,000 पर मंथ हमें देना पड़ता है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक मशीन लगवा लिया। ठीक है, जो कि हमें क्या देगा, मशीन लगवाया, मान लो हम लोगों ने कितने का, मान लो हम लोगों ने मशीन एक लगवाया है 15,000 रुपए का। ठीक है, जो काम इन चारों का, ये मशीन इन चारों के काम को सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक है, तो बोलो क्या हमारा वर्किंग एक्सपेंस रिड्यूस हुआ, मतलब जहां हमें देना पड़ता था 20,000 पर मंथ करके, हम लोगों ने एक बार एक मशीन ले लिया 15,000 का, जो कि इन चारों को रिप्लेस कर सकता है, मतलब इनके जगह जो है प्रोडक्शन दे सकता है। तो अगर हमारा ऐसा कुछ हम लोगों ने किया जिससे हमारा वर्किंग एक्सपेंस, मतलब डे टू डे का एक्सपेंस हम लोग का कम हो जाता है, तो वैसे एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वैसे भी मशीन खरीदा है तो पता ही चल रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फिर भी अगर क्वेश्चन में घुमा फिरा के दे तो ये भी एक बेसिस है कि अगर हम लोग का वर्किंग एक्सपेंस रिड्यूस होने का कोई चांसेस हमें दिखता है, ऐसा कुछ हम लोगों ने किया है, तो वो जैसे ये मशीन दिया, कुछ और भी दे सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में मशीन दिया, कुछ और भी बोल सकता है, तो अगर वर्किंग एक्सपेंस मेरा रिड्यूस होता है तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें समझना है और इसी बेसिस पे हमें आंसर भी देना है। ठीक है,
अब और भी कुछ है वो भी हम बताते, जैसे कि देखो यहाँ से बताते, जैसे देखो पहला कि जब कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग देखेंगे तो हमें बिजनेस का नेचर भी पता करना पड़ेगा, नेचर ऑफ बिजनेस। ये पॉइंट हम समझा देते, तुम लोग सिर्फ मेन पॉइंट को लिख लो, ठीक है। हम बता देंगे, तुम लोग को कंसेप्ट याद रखना है। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। इस पॉइंट में हमें क्या समझना है, जैसे मान लो कि किसी का, जैसे मेरे लिए मेरा लैपटॉप क्या है, मेरे लिए मेरा लैपटॉप क्या है, फिक्स्ड एसेट, ठीक है। लेकिन जहां से मैंने ये परचेस किया, क्या उनके लिए भी ये फिक्स्ड एसेट है? नहीं, उनके लिए क्या है, स्टॉक है, ठीक है, उनका इन्वेंट्री है। तो जो लैपटॉप सेल कर रहे थे, ठीक है, जो लैपटॉप सेल कर रहे थे उनके लिए ये लेकिन फिक्स्ड एसेट नहीं है। मतलब अगर देख रहे हो मशीन है, बिल्डिंग है, तो ही वो फिक्स्ड एसेट होगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो अगर कोई मान लो किसी का काम है बिल्डिंग बना के बेचना, ठीक है, प्रोमोटर लोग करते हैं ना बिल्डिंग बना के बेचना, तो फिर क्या उनके लिए वो बिल्डिंग कभी भी फिक्स्ड एसेट होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए नेचर भी देखना पड़ेगा बिजनेस का। मतलब क्वेश्चन में अगर बिजनेस का नेचर बता दिया तो वो भी देखना है। मतलब बिल्डिंग देखा कि नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर मशीन देखा कि नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ये देखना पड़ेगा कि इनका बिजनेस किस चीज का है, ठीक है जी। जो क्वेश्चन हमें दिया है, अगर मेरा बिजनेस का नेचर से मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरा वो फिक्स्ड एसेट ही हो रहा है या फिर वो मेरे लिए स्टॉक हो रहा है, ठीक है। तो अगर स्टॉक होगा तो वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, और अगर मेरा जो है फिक्स्ड होता है तो ही वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। जैसे फर्नीचर जिनसे खरीदा गया है, तो फर्नीचर उनके लिए थोड़ी ना फिक्स्ड एसेट था, लेकिन मेरे लिए तो फिक्स्ड एसेट है। मुझे कौन सा आज लेके कल बेच देना है या फिर उसे हटा देना है, ठीक है। तो बिजनेस का नेचर देखने का मतलब वही होता है। बाकी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, तुम लोग चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। फिर बोला है रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, सेकेंड में लिखो रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। देखो और एक चीज से भी ना हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकरिंग का मतलब रीऑकरिंग, ठीक है। अगर कोई चीज बार बार ऑकर हो रहा है तो क्या लगता है, वो कैपिटल होगा कि रेवेन्यू होगा? रेवेन्यू होगा। लेकिन वो अगर एक ही, क्योंकि देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कैपिटल नेचर का खर्चा तो ऑकेशनली होता है। और बोलो ना कोई बार बार क्या बिल्डिंग खरीदेगा, कोई बार बार मशीन खरीदेगा? नहीं, ठीक है। तो हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि पेमेंट का नेचर क्या है। अगर हम लोग मंथली, वीकली या फिर डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो इस पे और मैंने कुछ लिखा नहीं, ये लाइन पढ़ने से समझ में आता है। ये देखो, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्सपेंस इज क्वाइट ऑफन इन एन अकाउंटिंग ईयर देन इट इज सेड टू बी एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर, व्हाइल ऑन नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर इज इनफ्रीक्वेंट। जो नॉन रिकरिंग होता है वो इनफ्रीक्वेंट होता है, बार बार नहीं होता है, डू नॉट ऑकर ऑफन इन अकाउंटिंग ईयर। मंथली सैलरी, रेंट, जैसे मैंने बोला, जैसे रेंट तो देखो क्या होता है, नॉर्मली रेंट मंथली ही देना पड़ता है, ठीक है। तो जो चीज मंथली दे रहे हैं तो 12 मंथ्स में 12 बार 12 टाइम्स देंगे, तो बार बार अगर हो रहा है तो इससे भी पता चलता है कि इसका नेचर हम लोग का क्या हो जाएगा, रेवेन्यू होगा। और अगर बार बार नहीं हो रहा है, कभी कभार होता है 2 साल में 5 साल में एक बार, तो फिर वो हम लोग का क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। फिर इसके बाद और एक पॉइंट दिया है पर्पस ऑफ एक्सपेंस, लिखो ये पॉइंट हमें क्या बोल रहा है, पर्पस ऑफ एक्सपेंस, पर्पस ऑफ एक्सपेंस, ठीक है। ये पॉइंट लगभग इस पॉइंट के तरह है, ठीक है, कि हम लोग का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा कि नहीं, देखते हैं। देखो क्या बोला है, बोल रहा है एक्सपेंसेस फॉर रिपेयर्स ऑफ मशीन मे बी इनकर्ड इन कोर्स ऑफ नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ द एसेट, ठीक है। जैसे ये एसी लगा हुआ है तो इसको क्या करना पड़ेगा, सर्विस करवाना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है पहले बार फ्री में दे, नया जब होता है, लेकिन उसके बाद तो पेमेंट करना पड़ता है ना। तो वो पेमेंट जो करे, इससे थोड़ी ना एसी में कुछ अलग हो जाएगा, नहीं होगा। साफ कर देगा तो ठीक है, वो थोड़ा अच्छा भी देखने में लगेगा और उसका हवा भी थोड़ा तेज हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हवा साफ किया बोल के तेज हो गया, वो तो पहले से ही था, वो तो गंदा हो गया है बोल के उसका हवा थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि उसमें कुछ स्पेशल एक्टिविटी हो गया, नहीं, वो जैसा था वो वैसा ही है। तो इस तरीके के खर्चे जो नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए होता है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, रेवेन्यू नेचर का। सच एक्सपेंसेस आर रेवेन्यू नेचर। ऑन द अदर हैंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेजर रिपेयर, ठीक है। आप क्वेश्चन में मेजर रिपेयर बोले ना बोले वो हमें पढ़ के समझना पड़ेगा, वो क्वेश्चन करोगे तो समझ जाओगे। अगर मेजर रिपेयर किया ताकि उसका प्रोडक्टिविटी या फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गया तो फिर वो हम लोग का क्या हो जाएगा,
कैपिटल, ठीक है। अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी में ही चेंज आ जाता है तो फिर वो हम लोग का कैपिटल नेचर का होगा। फिर बोला है इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जेनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, लिखो डी पॉइंट, इफेक्टिंग रेवेन्यू, क्या था, इफेक्टिंग ऑन रेवेन्यू जेनरेटिंग, इफेक्टिंग ऑन रेवेन्यू generating capacity of business, ठीक है। ये रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, सेल, सेल, ठीक है। ये जो रेवेन्यू का मीनिंग है इसका मतलब क्या होता है, सेल या इनकम। अगर हम लोगों ने ऐसा कुछ खर्चा किया है कि हमारा सेल बढ़ गया है, ठीक है, तो फिर वो हम लोग का क्या होगा, कैपिटल। और अगर सेल नहीं बढ़ पाया है तो फिर वो रेवेन्यू होगा। देखते हैं इसमें क्या बोला है, देखो बोल रहा है द एक्सपेंसेस विच हेल्प टू जनरेट इनकम और रेवेन्यू, वही मैंने बोला यहाँ पर रेवेन्यू का मतलब इनकम इन द करेंट पीरियड आर रेवेन्यू इन नेचर and should be matched against the revenue earned in the current period. On the other hand, if expenditure helps to generate revenue over more than, अच्छा देखो रेवेन्यू जनरेट जो हो रहा है वो अगर मुझे एक साल तक ही उसका बेनिफिट मिलेगा तो फिर उसको हम लोग क्या नेचर का मानेंगे, रेवेन्यू नेचर का। लेकिन रेवेन्यू जनरेट हुआ जिसका बेनिफिट मुझे एक साल से ज्यादा मिलेगा, जब भी एक साल से ज्यादा हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल नेचर, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें ये बता रहा है। नेक्स्ट बोला है मेटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, ठीक है, मेटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व। मेटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व मतलब हम लोग जो पेमेंट, क्योंकि एक्सपेंडिचर पड़ रहा है ना, तो जो कैश आउटफ्लो हम लोग का हो रहा है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेटेरियलिटी का मतलब कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, बोल रहा है कि रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व इज अनदर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल। देखो अगर बड़ा अमाउंट हुआ तो वो कैपिटल होगा और अगर छोटा अमाउंट हुआ तो वो रेवेन्यू होगा। लेकिन ये पॉइंट हम लोग क्वेश्चन के लिए ज्यादा अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मैंने बोला ना क्वेश्चन में हमें 100 रुपए का फिक्स्ड एसेट है ये भी बोल सकता है, लेकिन अभी के साथ कैसे उसको मैच करोगे, 100 रुपए का कोई फिक्स्ड एसेट आएगा, मतलब कुछ भी तो ऐसा एसेट है नहीं जो आज के दिन पे 100 रुपए पे आएगा। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ पे हम लोग कर सकते हैं इस चीज को एप्लीकेबल, कि अगर हम लोग का ह्यूज अमाउंट का खर्चा है तो वो ऑब्वियसली हम लोग कुछ कैपिटल बेनिफिट पाने के लिए कर रहे हैं, और अगर हम लोग का स्मॉल अमाउंट का खर्चा है तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो पॉइंट्स बताए और यहाँ पर जो पॉइंट लिखा है ये सारी चीजों को ध्यान में रख के हमें आंसर देना है, क्योंकि आंसर बड़ा ट्रिकी होता है, देखने से लगता है कैपिटल, कभी लगता है रेवेन्यू, लेकिन वो थोड़ा आइडेंटिफाई करने में हमें सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये इलास्ट्रेशन 1 से करते हैं, ठीक है, इसमें तुम लोग मुझे सिर्फ ट्रू फॉल्स बताना, ठीक है। तो पहला देखो ये वाला क्वेश्चन बोला है यहाँ पर ओवरऑल एक्सपेंस, ओवरऑल का मतलब मेजर, ठीक है, ओवरऑल एक्सपेंस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेस्ड आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो क्वेश्चन ये बोला है कि एक सेकेंड हैंड मशीन परचेस किया गया है, ठीक है, और उस पे एक मेजर एक्सपेंसेस किया गया है, ये रेवेन्यू नेचर का है। तो बोलो कि ये आंसर सही है तो ट्रू बोलोगे, और अगर गलत है तो फॉल्स बोलोगे। बोलो कौन सा आंसर, False. false, फॉल्स, अच्छा। false, अच्छा मुझे ऑनलाइन में भी सभी कोई फॉल्स बोल रहे हैं, तुम लोग भी फॉल्स बोल रहे हो, और बोलो बाकी लोग बोलो, सब कोई बोलो फॉल्स की ट्रू, क्या लगता है, फॉल्स सही है। देखो ये है सेकेंड हैंड मशीन, ठीक है, जिसको हम लोगों ने परचेस किया है, तो अभी तक यूज तो स्टार्ट किया नहीं है, तो इसके आगे मेजर एक्सपेंस करो कि माइनर एक्सपेंस करो, ये क्या होगा, कैपिटल नेचर का, क्योंकि परचेस बोला है ना, मतलब आज मैंने एक सेकेंड हैंड चीज खरीदा है, चाहे सेकेंड हैंड कुछ भी खरीदो, लेकिन मेरे लिए अगर वो फिक्स्ड एसेट, अब मशीन है तो फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। अब सेकेंड हैंड चीजों पे हम लोग छोटा सा खर्चा करें बड़ा सा करें, जब तक कोई भी चीज यूज नहीं होता है, चाहे वो सेकेंड हैंड हो चाहे वो मार्केट से नया खरीदा गया हो, अभी बताया ना, जब तक रेडी टू यूज नहीं होता है तब तक वो हम लोग का क्या हो जाएगा, जो भी खर्चा करते जाएंगे जब तक वो रेडी टू यूज नहीं है वो खर्चा क्या हो जाएगा हम लोग का,
कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आया क्यों होगा? अब देखो इसका आंसर तुम लोग को तो लिखना है फॉल्स, लेकिन इसका थोड़ा सा तुम लोग को डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे इलास्ट्रेशन 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया है फॉल्स। अब जो डिस्क्रिप्शन है ना, हम तुम लोग को यहाँ से दिखा देते हैं, हम ये पीडीएफ शेयर कर देंगे कैसे लिखना चाहिए, ठीक है। बाकी तुम लोग अपना लैंग्वेज लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा। देखो क्या बोला है, ओवरऑल एक्सपेंसेस आर इनकर्ड टू पुट सेकेंड हैंड मशीनरी इन वर्किंग कंडीशन। जो मैंने बोला कि इसको रेडी टू यूज करने के लिए हम लोगों ने खर्चा किया। अब यही लैंग्वेज यूज नहीं करना, अगर तुम लोग मेरा वाला लैंग्वेज यूज कर सकते हो वो भी कर सकते हो कि रेडी टू यूज के लिए हम लोगों ने ये खर्चा किया है ताकि ये हम लोग यूजेबल कंडीशन में ला सके, ठीक है। टू डिराइव एंड्यूरेबल लॉन्ग टर्म एडवांटेज, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों को इससे लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस मिलेगा। सो ये क्या होता है, कैपिटलाइज्ड होता है, इसीलिए ये आंसर हम लोग क्या कर रहे हैं फॉल्स। मतलब तुम लोग को पहले फॉल्स लिखना पड़ेगा जैसे लिखा हुआ है, फिर ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। अगर एक्सप्लेनेशन देने के लिए बोलते हैं, जैसे मान लो अगर 2 मार्क्स हुआ तो एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। और जिनको एक्सप्लेनेशन देने का जरूरत नहीं होगा, मान लो 1 मार्क का है या फिर क्वेश्चन में जैसे बोल दिया, लेकिन ये भी पता होना चाहिए। देखो ट्रू फॉल्स तो लिख ही लोगे, बट एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, इस तरीके से लिखना है। वो अपना जो इंग्लिश है उसको यूज करके लिख दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ दिखा दिया। अब ये जो है लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो तो हो जाएगा, ठीक है। जिनको थोड़ा अगर लिखने में ऐसे लगता है कि मुझे प्रॉब्लम है तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छा, अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोलो। फॉल्स, ठीक है। और बोलो, सभी को फॉल्स लग रहा है? ट्रू। कौन बोल रहा है ट्रू? ट्रू। अच्छा ट्रू। क्यों ट्रू? ट्रू क्या है? হ্যাঁ, তো তাহলে তো তুমি ফলস বলো, रेवेन्यू लिखना। হ্যাঁ তাই बोली तुम्हें बोलছে से। हाँ तो फिर फॉल्स ही होगा ना, सही तो बोल रहे हो, तो फॉल्स होगा। तो हाँ, तो देखो वर्किंग एक्सपेंसेस को मतलब डे टू डे के एक्सपेंसेस को कम करने के लिए अगर किसी तरीके का हम लोग खर्चा कर देते हैं जिससे हमारा डे टू डे का एक्सपेंस कम हो जाता है, जो मैंने वर्कर वाला एग्जांपल दिया था वही वाला ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? फॉल्स, ठीक है। तो 2 का लिखो इसमें, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लो कैसे लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, काफी बड़ा दिया है, तुम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो। इट मे बी रीजनेबली presumed that money spent for reducing revenue expenditure would have generated long term benefit to the entity। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि देखो हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि अगर हमारा डे टू डे का एक्सपेंस कम हो रहा है मतलब हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा तो ही ना करेंगे। एक दिन, एक मंथ का या एक साल का खर्चा कम करने के लिए कौन जो है कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा कि हाँ भाई हम आज वर्कर हटा दिए, मशीन लगा दिए, फिर थोड़ी ना नेक्स्ट दिन वर्कर लगा देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो वही बोल रहा है कि हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये खर्चा ऐसा है कि इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में मिलेगा। इट बिकम्स पार्ट ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। नॉर्मली ये इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट को ज्यादा रिलेट करता है, जैसे कि इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ टेक्निकल नो हाउ। टेक्निकल नो हाउ पता है क्या होता है? टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल नो हाउ का मतलब होता है जैसे मान लो जापान का जो है टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई होता है ना, तो अगर हम लोग इंडिया में कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जिसका टेक्नोलॉजी हमें जापान वाला यूज करना है, तो वो अपना टेक्नोलॉजी ऐसी क्यों बेचेगा, ठीक है। जैसे किसी के घर पे रहना है, किसी के घर पे मान लो पीजी है, तो क्या वो फ्री में रहने देगा? पैसा नहीं लेगा, उसको क्या बोलते हैं? रेंट, ठीक है। वैसे ही अगर किसी का जो है टेक्निकल नो हाउ यूज करते हैं तो उसको परचेस कर सकते हो, या फिर जैसा बात होता है वैसे, जैसे रॉयल्टी वगैरह होता है ना, तो टेक्निकल नो हाउ का मतलब अगर किसी के पास कोई नॉलेज है, कोई टेक्नोलॉजी है, वो हम लोग ले सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर बोल रहा है ना कि हम लोगों ने अपना वर्किंग एक्सपेंसेस को कम किया, तो बोल रहा है ऐसा नॉर्मली देखा जाता है कि अगर हम लोगों ने ऐसा कोई टेक्नोलॉजी यूज किया कि जिससे हमारा डे टू डे का एक्सपेंसेस कम हो गया, तो ये चीज ज्यादातर कौन से किस तरीके के एसेट को रिलेट करता है? इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। एंड टेंजिबल फिक्स्ड एसेट को भी कर सकता है इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल रिप्लेसमेंट ऑफ एनी एग्जिस्टिंग टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। मतलब पुराने मशीन में मान लो 5 लोगों को लेके काम करना पड़ता है, नया मशीन थोड़ा ऑटोमेटिक फॉर्म में है, उसमें एक ही लोग से काम हो जाता है, तो भी मेरा खर्चा कम होगा। जहां 5 लोगों
को मशीन के ऊपर खर्चा देना पड़ता था, वहां एक ही पर्सन जो है उसको ऑपरेट कर सकता है तो जल्दी होगा। तो वही बोल रहा है, इस तरीके का खर्चा जो है टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों को जो है रिलेट कर सकता है। हमें तो यहाँ कुछ बोला नहीं, बट ये नॉलेज के लिए बताया, ठीक है। अब तुम लोग जब लिखोगे तो अपने हिसाब से इस चीज को लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज जो है टेंजिबल को भी रिलेट करेगा, इनटेंजिबल को भी रिलेट कर सकता है, ठीक है। तो ये भी आंसर हम लोग का फॉल्स हो गया। फिर नेक्स्ट वाला देखो, बोल रहा है कि लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? अच्छा ट्रू, और बोलो। True. ट्रू, और ट्रू का और एक आंसर है, बोलो। प्रॉपर्टी, सोचो प्रॉपर्टी क्या होता है, तो फिर क्या होगा? अच्छा बोलो। आज तुम लोग मान लो बड़े हो गए, तुम लोग भी अपना घर खरीद सकते हो, ठीक है, अगर चाहो तो अगर जरूरत है तो घर खरीदते हो, तो फिर बोलो क्या उसमें लीगल चीज देखोगे कि नहीं देखोगे? किसी का घर खरीद रहे हो या नया ही खरीद रहे हो, ठीक है, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स देखना है कि नहीं देखना है, कि सही जगह पे घर बना हुआ है कि नहीं, मतलब कोई फॉल्स पेपर तो नहीं है। तो ये सब करने के लिए खुद वेरीफाई करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद बहुत सारा लीगल प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे हमें वेरीफाई करने के लिए एक लॉयर वगैरह का भी जरूरत होता है, क्योंकि हमें सारा चीज का थोड़ी ना पता होता है। तो वो सारी चीजों को, तो लीगल फीस का मतलब वही एक प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए जितना कानूनी कार्रवाई होगा, उसके लिए अगर हम लोग किसी लॉयर को कुछ पेमेंट कर रहे हैं, तो वही बात हो गया ना, बिफोर एक्वायर द फिक्स्ड एसेट। मतलब रेडी टू यूज है नहीं मेरा प्रॉपर्टी, मेरा खर्चा तो हो ही जा रहा है, हम ये खर्चा वो खर्चा करे जा रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन का फीस भी आ जाएगा। जैसे घर को अपने नाम पे रजिस्टर करोगे तो उसका चार्जेस जो है स्टेट गवर्नमेंट को एक देना पड़ता है ना, तो वो सारे खर्चे ऐड हो जाएंगे। अगर मान लो एक 33 लाख का फ्लैट है, ठीक है, उसको रजिस्टर करने का मान लो 2 लाख 1.5 लाख ऐसे लग जाता है रजिस्ट्रेशन चार्जेस, तो फिर वो भी तो तुम्हारे फ्लैट में ऐड होगा। तो तुम बोलोगे 33 लाख का लिया, कितने का बोलोगे? 35 लाख का लिया, या जो भी आ रहा है। तो जब तक हम लोग यूज करने के लिए उसे केपेबल नहीं बनाते, उसके पहले जितना भी खर्चा होगा वो सारा खर्चा हम लोग का क्या होना चाहिए? कैपिटल। तो यहाँ पर भी तो वही बोला है, एक्वायर करने के पहले ही तो होगा लीगल, एक्वायर करने के बाद किस चीज का लीगल कार्रवाई? वो तो होता नहीं। हाँ, अगर कुछ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी ले लिए तो बात अलग होता है, वो तो अलग चीज हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर फिर क्या होगा? ट्रू, ट्रू, ठीक है। तो 3 का हम लोग का क्या हो गया? ट्रू हो गया, ठीक है। और हम यहाँ से पढ़ के नहीं बता रहे, तुम लोग खुद से पढ़ के देख सकते हो, जो मैंने बोला वही चीज वहां पर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। फिर 4th नंबर में देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, amount spent as lawyer's fee to defend a suit claiming that the firm's factory site belonged to plaintiff's land is capital expenditure। हम पहले ये बताते, ये थोड़ा लॉ के लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये वाला चीज, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रहा है, देखो किसी को पता है प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है? पता है? देखो यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे मान लो एक मिस्टर ए है, ठीक है, सपोज, ठीक है, तो इनका मान लो एक जगह पे फैक्ट्री लगा हुआ है, ठीक है, ये मान लो प्लेस है जहां पर इनका फैक्ट्री है, ये मान लो फैक्ट्री है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, आ, इनके ऊपर देखो अमाउंट स्पेंड एज लॉयर्स फी, ठीक है, मतलब ये तो समझ में आ रहा है लॉयर को कोई फी दे रहा है, ठीक है। कौन दे रहा है? बोल रहा है जो डिफेंड करना चाहता है ए सूट क्लेमिंग, मतलब ये मिस्टर ए है, इनके ऊपर किसी ने क्लेम कर दिया है कि जो फैक्ट्री साइट है आपका, ठीक है, यहाँ पर जहां पर आपका फैक्ट्री लगा हुआ है, मान लो मिस्टर बी बोल रहा है कि ये जगह ना मेरा है, जहां पर आप फैक्ट्री लगा के बैठे हो ये जगह मेरा है। तो जो ये बात बोल रहा है उसको बोलते हैं प्लेंटिव, ठीक है। ये लॉ का लैंग्वेज होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेंटिव। जो बोल रहा है, जो मतलब क्लेम कर रहा है, और जो बोल रहा है कि नहीं ये मेरा ही जगह है, मतलब अपने आप को क्या कर रहा है? डिफेंड कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डिफेंडेंट बोलते हैं, आई थिंक, ठीक है, मुझे जितना लगता है। वही बोलते, वही डिफेंड डिफेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप को डिफेंड कर रहा है, बेसिकली डिफेंड कौन कर रहा है? मिस्टर ए अपने आप को डिफेंड कर रहा है, और बोलना चाह रहा है नहीं बी आप गलत बोल रहे हो। तो अब मिस्टर ए जो है, अगर कोई किसी पे कोर्ट केस करता है तो क्या ओरली झगड़ा करने से कुछ सोल्यूशन होगा? अगर किसी ने किसी पे केस कर दिया है तो कोर्ट तक जाना ही पड़ेगा, चाहो या ना चाहो। तो इनको क्या करना पड़ेगा? एक लॉयर को लेना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो ये लॉयर है मिस्टर
जेड, ठीक है, ये हो गया स्टोरी, ठीक है, समझ में आया क्या बोला है। बोल रहा है अब ये लॉयर तो ऐसे ही काम नहीं करेगा, क्योंकि कोई क्यों करेगा, क्योंकि सबका अपना अपना पैसा होता है, कोई क्यों फ्री में करेगा, तो ये क्या लेंगे, अपना फी लेंगे, ठीक है। तो ये जो अपना सर्विस चार्ज लेंगे, तो वो क्या है, बोल रहा है कि वो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब मैंने ये स्टोरी बताया, पढ़ के देखो क्वेश्चन, बोल रहा है अमाउंट स्पेंड एज लॉयर्स फी टू डिफेंड ए सूट क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू प्लेंटिफ्स लैंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनको जो ये पेमेंट करेंगे मिस्टर ए, वही तो बोल रहा है ना मिस्टर ए, ये जो लॉयर को पेमेंट करेंगे, यानी कि मेरे स्टोरी में जो जिनको मैंने मिस्टर जेड बनाया है, तो ये जो पेमेंट है, जो फी पेमेंट होगा, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब दिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तुम लोग को बताना है ट्रू है कि फॉल्स। फॉल्स। false. अच्छा, सब कोई फॉल्स ही बोल रहा है, और बोलो क्या सभी को फॉल्स लग रहा है। ट्रू, क्यों ट्रू, फॉल्स सही आंसर, ट्रू क्यों। পেতে বেনিফিট কি হবে, কারণ ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার হলে তো আমাকে মোর দেন 12 মান্থসের বেনিফিট পেতে হবে, আমার ইকোনমিক বেনিফিট হতে হবে, আমার তো জায়গাটা নিজেরই, प्लेस तो मेरा खुद का ही है, कौन सा मुझे वो प्लेस मिल जाएगा, कोई दूसरा आके बोल रहा है कि जैसे मान लो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब कोई आके बोल रहा है नहीं ये मेरा जगह है, लेकिन मुझे पता है ये मेरा जगह है, तो अगर मेरे ऊपर कोई केस कर देता है फॉल्स केस, और उसको तो मुझे लड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके लिए मेरा लॉयर का जो फीस है, हम पेमेंट करते हैं, हम केस मान लो जीत गए, ठीक है। तो अब ये जो पेमेंट कर रहे हैं, ये मेरा कैपिटल नेचर का क्यों होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो वो होगा जो एक्सपेंडिचर करने के बाद मुझे फ्यूचर में कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए, जिसका 12 मंथ से, लेकिन ये तो मेरा जैसा था, ये मेरा रूम मेरा ही रहेगा, ठीक है, इसमें मेरा कोई चेंजेस नहीं होने वाला, तो ये मेरा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये मेरा कैपिटल क्यों होगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, तो फोर्थ वाला आंसर क्या हुआ फिर हम लोग का, फॉल्स, ठीक है। फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये थोड़ी ना हम लोग का कैपिटल, कैपिटल तब होता अगर मुझे कुछ बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलता, ऐसा थोड़ी है, क्योंकि इनका जो फैक्ट्री है, फर्म है, वो एज इट इज रहेगा, जो क्लेम है वो जो है ये फॉल्स साबित करना चाहते हैं। अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओर्न आउट का मतलब क्या होता है, बोल सकते हो, मतलब जो खराब हो गया, जो मतलब बेकार हो गया, रिजेक्टेड हो गया। अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेस मतलब कुछ टूटा फूटा पार्ट्स था मशीन का, जिसको हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया, बोल रहा है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तुम लोग को बताना है कि ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। फॉल्स, अच्छा, और बोलो। false, फॉल्स, अच्छा, और कोई बोलना चाहोगे, बोलो क्या लगता है। अगर तुम लोग का मोबाइल का मान लो स्क्रीन टूट गया, हो ही सकता है हाथ से गिर गया, तो नया स्क्रीन लगवा लिए, तो क्या खर्चा हुआ तुम लोग, रेवेन्यू ही तो हुआ, थोड़ी ना उससे मोबाइल में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। पहले नहीं दिख रहा था, टूट गया बोल के अच्छे से नहीं दिख रहा था, अब वो अच्छे से देखना जो है स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो क्या पहला बार है, वो तो पहले भी अच्छे से ही दिखता था, वो तो हमारी गलती से हाथ से गिर गया, टूट गया, अब हम लोगों ने बदल दिया, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इससे मुझे थोड़ी ना कोई बेनिफिट मिलने वाला है। मैंने तो क्या किया, जो चीज टूट गया उस पार्ट्स को रिप्लेस कर दिया, तो इससे क्या मेरा मशीन नया हो गया, ना मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट मिला, नहीं मिला, तो मेरा आंसर क्या होगा फिर, फॉल्स हो, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर का आंसर हो गया false। चलो सिक्स्थ नंबर में क्या बोला है देखते हैं। expenses incurred on the repairs and whitewashing for the first time on purchase of an old building are revenue expenses। देखो बोल रहा है एक्सपेंस किया है हम लोगों ने, किस चीज पे, हम लोगों ने रिपेयर करवाया और व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश का मतलब पता है ना, वो जो कलर, फॉर द फर्स्ट टाइम करवाया है, परचेस करने के बाद एक पुराना बिल्डिंग को, वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। तुम लोग को बताना है क्या, फॉल्स, और बोलो फॉल्स आंसर आया है, और बोलो, बोलो क्या हो, फॉल्स, False.
फॉल्स ही होगा, ऑब्वियसली फॉल्स होगा, क्योंकि मैंने पुराना बिल्डिंग खरीदा है, लेकिन मेरे लिए तो मेरा एसेट हुआ ना, मैंने अभी तक बिल्डिंग को यूज करना स्टार्ट नहीं किया है, उसको रेडी टू यूज करने के लिए मैंने क्या किया, उसमें रिपेयर करवाया और उसको व्हाइट वॉश करवा दिया, अब हम उसको यूज कर सकते, इसके पहले तो यूज नहीं कर सकते, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि रेडी टू यूज के पहले एसेट पे जो भी खर्चा करोगे वो हम लोग का क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। तो 6th नंबर का हम लोग का आंसर हो गया। मैम ट्रू फॉल्स आएगा क्या एग्जाम में? हाँ आता है, अच्छा, और ट्रू नहीं, मुझे फॉल्स लगा आ एमसीक्यू सकता है, क्वेश्चन होगा। एमसीक्यू आ सकता है, एमसीक्यू आएगा, जैसे कि तुम लोग का ऑप्शंस रहेगा, ठीक है, एबीसीडी पर, जैसे रेवेन्यू दे दिया, कैपिटल दे दिया, या फिर नन ऑफ दिस दे दिया, इस तरीके से दे सकते। अच्छा अब देखो यहाँ पर ये वाला, expenses in connection with obtaining a license for running the cinema is capital expenditure, बोल रहा है कि सिनेमा हॉल अगर चलाना है तो लाइसेंस लेना पड़ता है, तो हम लोगों ने एक्सपेंस किया है लाइसेंस को लेने के लिए, ठीक है, तो ये हम लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तुम लोग को बताना है ये ट्रू होगा कि फॉल्स। ट्रू, True. सभी ने ट्रू बोले, ट्रू ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रू। हाँ ट्रू होगा, क्योंकि हम लोग जो लाइसेंस ले रहे हैं ये हमें कितने दिन का वन टाइम बेनिफिट दे, कॉस्ट। हाँ 1 टाइम होता है, लाइसेंस को रिन्यू करवाना पड़ सकता है, वो अलग चार्जेस होता है, पहले बार लाइसेंस करवाते उसका खर्चा अलग होता है, उसके बाद उसको रिन्यू करवाते वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कि हम लोग उसको सालों साल रिन्यू करवा रहे, लेकिन लाइसेंस का लेने का तो एक ही बार होता है, ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर पे ट्रू आया, ठीक है, 7th का आंसर हो गया 8। Amount spent for construction of temporary hut which were necessary for construction of the cinema house and were demolished when the cinema house was ready is capital expenditure। हम क्वेश्चन समझाते हैं, देखो जैसे कोई भी बिल्डिंग बनता है ना, सिनेमा हॉल का बात नहीं है, तो वहां पर तो मजदूर लगते हैं, ठीक है, और नॉर्मली देखोगे कि मजदूर बाहर से आते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन साइट में ही उनको रहना पड़ता है, मैक्सिमम केसेस ऐसा होता है, तो वो अगर रहेंगे तो उसके लिए घर का जरूरत होगा, ठीक है, तो छोटा छोटा घर बनवाया गया है, ठीक है। अब जैसे ये मान लो सिनेमा हॉल का पूरा प्लेस है, इसके अंदर ये यहाँ पर सिनेमा हॉल बन रहा है और ये आसपास छोटा छोटा हट जो है वो बनाया गया है, यहाँ पर लेबर लोग रहते हैं, ठीक है, जरूरत पे, अब जब ये सिनेमा हॉल बन जाएगा ये सब का तो जरूरत नहीं है, ये सबको तोड़ फोड़ दिया जाएगा, तो बोल रहे ये सब जो बनवाया गया क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्वेश्चन देख लो, अमाउंट स्पेंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पोररी हट विच वर नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिनेमा हाउस एंड वेयर डेमोलिश्ड व्हेन द सिनेमा हाउस वाज रेडी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोल रहे हो, बोलो ट्रू, और बोलो ट्रू, आंसर आ रहा है मुझे, बोलो सिनेमा हाउस बन रहा है तो ये फिक्स्ड एसेट है कि करेंट एसेट, मतलब फिक्स्ड है ना, अब इसको रेडी टू यूज करने के लिए ये एक्सपेंडिचर करना जरूरी है कि नहीं है, है, तो फिर ये हमारा क्या होगा, सिनेमा के कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, जितना मजदूर पे जो भी खर्चा होगा, उनके लिए घर बनवाओ, उनको जो भी पेमेंट कर रहे सारा का सारा खर्चा भी तो हमारे इसी पूरे कंस्ट्रक्शन की इसमें ऐड हो जाएगा, कि भाई इस चीज को बनवाने का इतना खर्चा हुआ, तो वो रेडी टू यूज के पहले का है, तो फिर क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू, ट्रू होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये वाला बताओ, ठीक है, ये कैपिटल होगा कि रेवेन्यू होगा, बोल रहे स्टेट विथ रीजन whether the following are capital or revenue expenditure, expenses incurred in connection with obtaining a license for starting the factory for 10,000, लगभग सेम टाइप है जैसे हम लोगों ने थोड़े देर पहले देखा, ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन आया था ना, उसमें कुछ और बोला था, क्या बोला था याद है तुम लोग को, सिनेमा हॉल बोला था, ठीक है, अब इसमें कुछ और बोल दिया, बोलो क्या हो, हाँ कैपिटल होगा, ठीक है, ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो ये इलास्ट्रेशन 2 का 1 का हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 1 कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैंने सी लिख दिया है, ठीक है। अच्छा फिर सेकंड वाला देखो, बोल रहे 1000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री टू ए न्यू साइट, मतलब
इन्वेंट्री का मतलब पता है क्या होता है, स्टॉक होता है, ठीक है। तो कोई एक जगह पे काम चल रहा था, वहां पर जो भी स्टॉक था, अब ये जगह पे काम चलेगा, तो यहाँ से उस वही स्टॉक चाहिए, तो यहाँ से यहाँ उठा के लेके चला गया, ठीक है। तो अब ये जो खर्चा हुआ, बोल रहा है यहाँ से यहाँ लेके जाने का खर्चा कितना लगा, 1000। अब लेबर लेके जाए, कैसे भी लेके जाए, ठीक है, तो ये 1000 रुपीज का खर्चा हुआ यहाँ रेवेन्यू। से। अच्छा, मुझे आंसर आ रहा है रेवेन्यू, तुम लोग बोलो। हाँ, ये रेवेन्यू होगा। इससे मुझे थोड़ी ना कोई ऐसा बेनिफिट मिल रहा है जो मुझे मोर देन 1 ईयर मिलेगा, या मेरा ऐसा कुछ नहीं, ये तो नॉर्मल रूटीन वर्क का एक पार्ट है, ठीक है। कि मुझे अगर दूसरे साइट में जाना है तो मेरे सारी चीजों को दूसरे साइट में लेके जाना है, वो तो मेरा रूटीन वर्क हो गया। तो ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, सही बात, ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। फिर थर्ड नंबर बोल रहा है, रिंग्स एंड पिस्टन्स ऑफ एन इंजन were changed at a cost of 5000 to get fuel efficiency। तो गाड़ी के इंजन में ये सब पार्ट्स कैपिटल। होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, आंसर आया कैपिटल। तुम लोग बोलो कैपिटल। क्योंकि क्यों कैपिटल हुआ बोलो तो, क्योंकि मुझे इससे क्या मिला, फ्यूल फ्यूल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी। हाँ, तो इसका बेनिफिट मुझे क्या सिर्फ आज मतलब एक ही साल मिलेगा, आगे भी मिलेगा ना, क्योंकि मेरा जो गाड़ी का फ्यूल एफिशिएंसी है वो बढ़ गया, तो ये मुझे क्या देगा, इकोनॉमिक बेनिफिट। मेरा बचत होगा कि नहीं होगा, पहले गाड़ी जो है ज्यादा तेल खा रहा था, ठीक है, अब मेरा बचत होगा। तो थर्ड नंबर वाला मेरा फिर क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। फोर्थ नंबर, इसमें बोला है मनी पेड टू महानगर टेलीफोन निगम, ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, ठीक है। ₹8000 फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन इन द ऑफिस, ठीक है। तो अभी तो देखो ये जो है लैंडलाइन का कनेक्शन, ठीक है, ये तो नॉर्मली आजकल बहुत कम जगह पे यूज होता है, ज्यादातर सरकारी जगह पे ही देखने को मिलेगा, नॉर्मली आज के दिन पे किसी के पास होता नहीं है। लेकिन इसका सिस्टम पता है तुम लोग को क्या होता है। अब ये जो इंस्टॉलेशन का चार्जेस लिया गया है, घर पे अगर लैंडलाइन कनेक्शन लेना है तो बीएसएनएल एमटीएनएल जो है वो लेना पड़ता है, तो 8000 इंस्टॉलेशन के लिए इन्होंने चार्जेस लिया है टेलीफोन फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन इन द ऑफिस, ठीक है। तो ऑफिस में लगवाया है किसी ने। तो अब ये जो 8000 का खर्चा है, तुम लोग पहले बोल लो क्या होगा, कैपिटल की रेवेन्यू, कैपिटल। और बोलो बाकी लोग, बोलो। कैपिटल। कैपिटल, ठीक है। देखो कैपिटल आंसर आता है तो वो ठीक है, रेवेन्यू तो होना नहीं चाहिए, इंस्टॉलेशन चार्जेस है, लेकिन ये ना कैपिटल है ना रेवेन्यू है, क्यों नहीं है वो हम बताते हैं। इस ये थोड़ा अलग चीज है। एक्चुअली ये जो इंस्टॉलेशन चार्जेस लिया जाता है ना, ये एक्चुअली एक डिपॉजिट के तरह है, ठीक है। ये पैसा ऐसा नहीं है कि 8000 हमारा चला गया, ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है पता है, हर मंथ का जो टेलीफोन का बिल आएगा ना, उसके साथ ये पैसा एडजस्ट होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लेने से भी होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है। और छोटा छोटा अमाउंट, अगर कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल को अच्छे से देखोगे तो वहां पर देखना कि छोटा छोटा अमाउंट में वो सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा कट होते जाता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। तो ये 8000 जो है हमारे से ले लिया नहीं गया, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है। अब मान लो टेलीफोन का बिल आया, सपोज कि टेलीफोन का बिल आया हम लोग का 500 कोई एक मंथ का, ये कनेक्शन लेने के बाद, ठीक है। अब ये जो बिल है, अब उन्होंने डिसाइड किया, कौन डिसाइड करेगा, यही एमटीएनएल, ठीक है। इन्होंने डिसाइड किया है कि हम लोग कस्टमर से ये पैसा 10-10 रुपए करके राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। अब जितने साल में होगा होगा, ठीक है। अब इन्होंने फिर बिल कितने का हमें सेंड करना है, 490 का, तो हमें कितने का पे करना पड़ेगा, 490 का। तो बोलो ये कैपिटल तो हुआ नहीं फिर, क्योंकि ये इसका तो मुझे बेनिफिट मिलते जा रहा है, ठीक है। तो ये रेवेन्यू भी तो नहीं हुआ, तो ये मेरे से एक बार सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिया गया, उसके बाद इस खर्चे को क्या कर दिया गया है, राइट ऑफ, ठीक है। अब देखते हैं इसका लैंग्वेज क्या लिखा है। अब यहां से पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि इसको हमें क्या लिखना है। देखो बोल रहा है कि मनी डिपॉजिटेड विद एमटीएनएल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीफोन इन ऑफिस इज नॉट एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर है ही नहीं, क्योंकि ये हमारा कैश आउटफ्लो हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि आउटफ्लो जरूर हुआ 8000, लेकिन मुझे तो 10-10 रुपए का बेनिफिट मिलेगा हर मंथ का। दिस इज ट्रीटेड एज एन एसेट, एसेट नहीं है, क्योंकि इसका मुझे बेनिफिट, क्योंकि हर मंथ मेरा बिल क्या हो रहा है, रिड्यूस होते जाता है, क्योंकि मैंने पहले से पेमेंट कर रखा है। एंड द सेम इज एडजस्टेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगेंस्ट एक्चुअल टेलीफोन बिल, ठीक है। तो इसको हम लोग नॉर्मल एसेट की तरह बोल सकते हैं, ये कोई एक्सपेंडिचर नहीं है। जैसे फ्यूचर में इससे मुझे क्या मिल रहा है,
बेनिफिट मिलता जाएगा। कितने रुपए का? 10-10 रुपए का। तो ये क्या हो रहा है, जैसे हम लोगों का फिक्स्ड एसेट होता है उसको यूज करते हैं, फिर भी वो एक एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये एक्सपेंडिचर है नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा 8,000 मेरे पॉकेट से गया नहीं। हर मंथ में बिल में मुझे वही 10 रुपया करके लौटा रहे। सोचो मुझे 500 देना चाहिए था, लेकिन हम 490 दे रहे, तो मेरे पॉकेट में 10 रुपया रिटर्न नहीं आ गया। अब 10-10 करते करते मैंने बहुत कम दिखा दिया, ये काफी टाइम लग जाएगा इनको ये राइट ऑफ करने में। कितना हो जाएगा? 800 साल। ठीक है, ये कुछ ज्यादा हो गया। 100 रुपए करोगे तो भी ज्यादा हो, मतलब बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। 1000 रुपए करोगे तो ठीक है। ठीक है, 1000 रुपए करके करेंगे तो हम लोग का 8 साल में हो जाएगा। तो वैसे टाइम लगता है। ठीक है, ऐसा 2-5 साल में राइट ऑफ नहीं होता है, काफी दिन तक ही ये राइट ऑफ चलता रहता है। ठीक है, तो ये कभी मेरा एक्सपेंडिचर नहीं है, ये मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट। किसी के पास मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट जिसका बेनिफिट मुझे मिलेगा, वो मुझे एसेट की तरह साउंड नहीं हो रहा है कि ये मेरा एसेट है। ठीक है, ये हो गया। जैसे मान लो कि कभी रेंट के घर पे अगर रहते हो तो एक जो है स्टार्टिंग में एडवांस देना पड़ता है ना। अब मान लो ऐसा रूल्स है कि हर महीने का मैंने मान लो एडवांस दिया है 20,000 रुपए, और मेरा रेंट है पर मंथ मान लो 2,000 पर मंथ। अब उन्होंने बोला हर मंथ ये 500 रुपए यहाँ से माइनस कर देंगे, क्योंकि भाई तुम जब घर छोड़ोगे मुझे तो तुम्हें 20,000 देना है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि भाई 20,000 हम एक साथ दे नहीं पाएंगे, हम एक काम करेंगे, हम हर मंथ इसको 500-500 करके डिडक्ट करवा देंगे ताकि मेरे लिए ये प्रॉब्लम ना हो। बहुत से लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा होता है, तो वैसा ही सिस्टम हो गया। तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो मैंने दिया वो थोड़ी ना मेरा कोई खर्चा, वो तो मुझे वापस मिल जाएगा। या तो 20,000 का 20,000 ही मिल जाएगा, या रेंट में कट हो सकता है, जैसा एग्रीमेंट बनेगा। तो ये फोर्थ का आंसर हम लोग का एसेट बोल के लिख लो एक बार। ठीक है, कंसेप्ट तो मैंने बता दिया, ये कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, नॉट एन एक्सपेंडिचर। तो अगर एक्सपेंडिचर नहीं है तो ना तो कैपिटल में आता है ना तो रेवेन्यू में आता है। ठीक है, फिर दोनों में से किसी में नहीं आता है। अच्छा, फिफ्थ नंबर बोल रहा है ए फैक्ट्री शेड वाज कंस्ट्रक्टेड एट ए कॉस्ट ऑफ 1 लाख, ए सम ऑफ 5,000 हैड बीन इनकर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पोररी हट फॉर स्टोरिंग बिल्डिंग मटेरियल। अब देखो वर्कर लोगों को रखने के लिए जो है टेम्पोररी हट्स नहीं बनाया गया। बिल्डिंग का जो मटेरियल सीमेंट बालू ये सब तो किसी जगह पे रखना पड़ेगा, पानी आया भीग गया तो वो तो बर्बाद हो जाएगा, चोरी हो सकता है। तो इसके लिए 5,000 का एक्सपेंसेस हुआ। ठीक है, और फैक्ट्री शेड जो है, ये लो पेन का क्या हो गया, और ऑटोमेटिक चल रहा है। हाँ, तो देखो बोल रहा है फैक्ट्री शेड जो है वो कंस्ट्रक्शन करने का कितना खर्चा हुआ है? 1 लाख, और उसमें 5,000 जो है वो जो है टेम्पोररी हट बनवाने का खर्चा हुआ है। तो बोलो ये दोनों खर्चा ही हम लोग का क्या होगा? कैपिटल। फैक्ट्री शेड बनवा रहे हो वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही है, क्योंकि फैक्ट्री का शेड तो हमारा फिक्स्ड एसेट है। और ये भी तो जरूरी था, ये किए बिना हम लोग इसको रेडी टू यूज कर नहीं सकते थे। तो ये 1 लाख वाला खर्चा बोलो या 5,000, दोनों ही हम लोग का क्या हो जाएगा? कैपिटल नेचर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का कैपिटल हो गया दोनों। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट आ गया। ठीक है, तो वो भी सेम चीज ही है, थोड़ा सा इस पे भी डिस्कशन कर देते हैं। कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर लिखो रिसिप्ट। ठीक है, रिसिप्ट जो है, रिसिप्ट का मतलब रिसीवेबल भी होगा और रिसिप्ट भी हो सकता है। मतलब मुझे मिलने वाला है या मुझे मिल गया, दोनों ही हो सकता है। अब इसमें भी हमें नेचर फाइंड आउट करना पड़ता है, कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का है। ठीक है, तो अगर मेरा पेन हैंग कर, पूरा ही चाबी की वजह से। हाँ देखो, कैपिटल और रेवेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर हम लोग कैपिटल रिसिप्ट कर रहे हैं तो इससे हम लोग कहाँ दिखाते हैं?
बैलेंस शीट में, और रेवेन्यू रिसिप्ट करते हैं तो कहाँ दिखाते हैं, पीएल में, ठीक है। और ट्रेडिंग में भी दिखाते हैं, ट्रेडिंग पीएल दोनों में दिखाते हैं। तो बोलो तो रेवेन्यू का कुछ एग्जांपल बोलो, जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल क्या होता है, ट्रेडिंग में क्या लिखते हो? वो तो पेमेंट हो गया ना, रिसिप्ट, सेल्स, करेक्ट, सेल्स, ठीक है। और क्या होगा, डेटर से जो आएगा रिसीवेबल, ठीक है। सेल, सेल भी मेरा कैश क्रेडिट दोनों हो सकता है। डेटर्स, क्रेडिट सेल हुआ तो क्या जनरेट होगा, डेटर, ठीक है। लेकिन डेटर तो पीएल में लिखते नहीं है, तो डेटर तो हमारा वैसे करंट एसेट हुआ, लेकिन हमें डेटर से जो क्रेडिट सेल के अगेंस्ट में जो मिलेगा वो मेरा रिसीवेबल होगा, ठीक है। तो डेटर नहीं लिख के हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट रिसिप्ट लिखो तुम लोग, पता नहीं मेरा पेन बार बार हैंग कर रहा है। डिस्काउंट रिसिप्ट, क्या ये नहीं होता है, डिस्काउंट रिसिप्ट, ये कहाँ लिखते हो, पीएल में। सेल्स को ट्रेडिंग में लिखते हैं, ठीक है। ये हम लोग डिस्काउंट रिसिप्ट कहाँ लिखते हैं, पीएल में। और क्या हो सकता है, हाँ इंटरेस्ट वगैरह, ठीक है, ये सब हो सकता है। अच्छा, और ये जो हम लोग कैपिटल में दिखाते हैं बैलेंस शीट में, जैसे ये हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का, अगर हम लोग जैसे कि कैपिटल रिसिप्ट किया, तो जैसे मान लो हम लोगों ने बिजनेस में पैसा लगाया, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कैश इन बिजनेस। तो अगर बिजनेस में पैसा लगाया तो उससे हम लोग का क्या इंक्रीज होता है, लाइबिलिटी, है ना, लाइबिलिटी इंक्रीज होता है ना, ओनर्स इक्विटी इंक्रीज होता है। लिखो, ओनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस, ओनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, तो हम लोग के बैलेंस शीट में लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो रिसिप्ट, जैसे सेल ऑफ एसेट, वो भी हम लोग बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं, सेल ऑफ एसेट, ठीक है। अगर हम लोगों ने एसेट बेच दिया तो वो क्या है, उससे जो पैसा आएगा वो कैसा रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है, लेकिन उससे लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं होता है। लेकिन अगर बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें भी हमारा रिसिप्ट है, लेकिन वो हमारा क्या इंक्रीज होता है, हाँ मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज होता है। तो इसमें दो तरीके का चीज हो गया। बाकी हम लोग जो डे टू डे बेसिस पे रिसीव करते हैं वो सारे के सारे हम लोग के, जैसे डिस्काउंट हो गया, कुछ इंटरेस्ट का इनकम, इस तरीके का अगर हम लोग का रिकरिंग नेचर का है, ठीक है, तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। अब देखते हैं, देखो कैसा क्वेश्चन दिया है। जैसे यहाँ पर कौन सा वाला करना है हम लोग को, थर्ड वाला। जैसे देखो यहाँ पर क्या बोला है, सेकेंड हैंड फर्नीचर 9,000 was purchased, रीपेंटिंग ऑफ द फर्नीचर कॉस्ट 1,000। हम लोगों ने एक सेकेंड हैंड फर्नीचर परचेस किया है, कितने रुपए का, 9,000 का, फिर उसको पेंट किया है और उसका खर्चा लगा 1,000। द फर्नीचर वॉज इंस्टॉल्ड बाई ओन वर्कमैन, वेजेस फॉर दिस बीइंग 2,000। बोल रहा है कि फर्नीचर जो है इंस्टॉल हुआ है, खुद ही के लोग वर्कमैन से करवा दिया, लेकिन उन्होंने भी पैसा तो लिया ही है 200 रुपए, ठीक है। बताना क्या है हमें, यहाँ पर बोला कंस्ट्रक्शन इज सिनेमा हाउस एंड इनकर्स द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंडिंग 31st मार्च। हमें बताना है हाउ वुड यू क्लासिफाई द अबव आइटम्स। अच्छा ठीक है, तो बोलो ये जो हम लोगों ने सेकेंड हैंड फर्नीचर जो है 9,000 का परचेस किया, ये हम लोग का कैसा एक, ये तो एक्सपेंडिचर का ही डिटेल्स आ गया, रिसिप्ट का तो आया नहीं। अच्छा ठीक है, चलो यही बता दो। हाँ बोलो, सिर्फ पहला वाला सभी बताना है, 9,000, 1,000, 200 रिसिप्ट परचेस। अगर परचेस करेंगे तो रिसिप्ट कैसे हो, और रिसिप्ट तो भी पढ़ा है, लेकिन रिसिप्ट का क्वेश्चन आया नहीं तो मैंने यही वाला करवा दी। रिसिप्ट थोड़ी ना है, क्या है, एक्सपेंडिचर। 9,000 का भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फिर उस फर्नीचर को रीपेंट किया, सारा ही कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो फिर जो फर्नीचर बन के रेडी हुआ उसका क्या कॉस्ट होगा, 9,000 प्लस 1,000 प्लस 200, 10,200, ठीक है। 10,200 इसका हम लोग का कॉस्ट हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर कितना होगा, ये देखो, टोटल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, टोटल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर कितना होगा, 10,200, ठीक है। अच्छा, फिर बोला है एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा ऑफ 20,000 ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर, सिनेमा कंपनी वाज फाइंड 1,000। अच्छा, पहले देखो यहाँ पर बोला है उन्होंने खर्चा किया, सिनेमा हॉल चलाने के लिए लाइसेंस लिया, तो इसका तो तुम लोग पहले भी कर चुके हो, ये क्या होता है, कैपिटलाइज।
फिर उन्होंने कुछ Capital. ऐसा किया, हाँ कैपिटल, फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि उनको एक फाइन देना पड़ा 1000 रुपए का फॉर रूल्स तोड़ने के लिए, ठीक है, यहाँ दिया है कॉन्ट्रावेनिंग रूल्स। रिन्यूअल किया, रिन्यूअल फी, अब देखो लाइसेंस भी क्या करता है ना, रद्द कर देता है। अगर मान लो किसी ने कुछ ऐसा किया कि रूल्स फॉलो नहीं किया जो सिनेमा हॉल को चलाने का है, तो उनका लाइसेंस को भी कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाता है, फिर उनको रिन्यू करना पड़ा लाइसेंस को 2000 रुपए से, तो फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो पेड। अच्छा, रिन्यूअल फी 2000 फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो पेड, मतलब हम लोगों ने 1000 रुपीज का फाइन भरा और उसके साथ साथ ही 2000 रुपए का रिन्यूअल फीस भर दिया जो नेक्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल होने वाला था। तो मुझे बताओ 20,000 तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसमें देखो 20,000 तुम लोगों ने क्या बोला, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सही बोला है, ठीक है। और इसके बाद एक खर्चा है फाइन का 1000 रुपीज, ये क्या होगा ये बताओ। और एक खर्चा बोला है, Revenue. ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जा रहा है, तुम लोग भी बोलो ये क्या होगा। 1000 रेवेन्यू होगा, इसका बेनिफिट कहाँ, मुझे ये रेवेन्यू होगा क्योंकि ये मेरा बिजनेस को मेंटेन करने का खर्चा, फाइन पेनल्टी ये सब तो हो ही सकता है ना। जैसे जो लोग बाइक वाइक चलाते हैं उनका भी देखोगे कितना बार फाइन लग जाता है ना, पुलिस पकड़ता है, ये होता है, तो ये सब क्या है, रेवेन्यू है, ठीक है। ये कैपिटल नेचर का नहीं है क्योंकि इससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ये प्योरली मेरा एक्सपेंडिचर है। और ये जो 2000 मैंने रिन्यूअल फी दिया, लेकिन ये किस साल के लिए दिया, फॉर द नेक्स्ट ईयर, इसी के साथ दे दिया, तो ये 2000 को क्या बोलोगे, एसेट। अच्छा, और बोलो क्या लगता है। Capital. एसेट तब होता है अगर इसका मुझे बेनिफिट मिलता जाएगा, क्या इससे मुझे रिटर्न कुछ मिलेगा, तब ना एसेट होगा। जैसे एमटीएनएल वाला जो एग्जांपल था उसमें तो मेरा पैसा मेरे पास वापस ही आ रहा है, हाँ 8000 के हिसाब से नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है, लेकिन इसमें तो मेरा वापस नहीं आएगा। रिन्यूअल फी मैंने कर दिया नेक्स्ट Capital. ईयर के, इसको इसका दूसरा नाम बोलना पड़ेगा हम लोग को, क्या बोलेंगे बोलो तो। तुम लोग ये नाम यूज करते हो फाइनल अकाउंट्स एनपीओ में, प्रीपेड एक्सपेंडिचर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल नहीं है, ठीक है, क्यों बोलो, क्योंकि ये तो मेरा रिन्यूअल फीस है, रिन्यूअल फीस तो हर साल का लगता होगा, तो ये मेरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर का नहीं है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, प्रीपेड वाला एक्सपेंडिचर, इसका नाम क्या देंगे, प्रीपेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। अच्छा, फिर ये थर्ड वाला देखो, ये मेरा 1 वाला था, ये 2 और ये 3, ठीक है। इसमें क्या बोला है देखो, फायर इंश्योरेंस 1000 वाज पेड ऑन 1 अक्टूबर फॉर 1 ईयर। हम लोगों ने फायर इंश्योरेंस पे किया है लेकिन 1 अक्टूबर का पे किया, और ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ना, इनका ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च 2020 को, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाते हैं, ईयर कैसे चल रहा है, 1 अप्रैल से 31 मार्च 2020, और ये है 1 अप्रैल 2000, फिर क्या होगा 19। हम लोगों ने इंश्योरेंस कब पे किया, 1 अक्टूबर 19, मतलब यहाँ पर 1 अक्टूबर 2019, और बोल रहे हैं ये हम लोगों ने 1 साल का पे किया, तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे का डेट ये है, तो 1 साल का बेनिफिट मिलेगा, मतलब कब तक का हो गया, हाँ ये हो जाएगा 1 अक्टूबर होगा, অক্টোবর টু অক্টোবর, এপ্রিল থেকে মার্চ, তাহলে অক্টোবর 30 সেপ্টেম্বর হবে না ফার্স্ট, কতদিন হলে 12 মান্থস হবে, দেখো না কাউंट करके कितना होने से 12 मंथ्स होगा, 30 सितंबर होगा। अच्छा, 30 सितंबर होने से 20 होगा, ठीक है, तो ये 12 मंथ्स मुझे बस काउंट करना है, तो 1 अक्टूबर से 30 सितंबर 2020 ये मेरा हो गया 12 मंथ्स। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, 1000 रुपए पे किया था, जिसका बेनिफिट क्या है कि ये तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला इस दिन को पे करो, और ये आपके 1 ईयर के लिए एप्लीकेबल हो गया, ये इंश्योरेंस कंपनी ने बोला था तो हम लोगों ने पे कर दिया। अब हम लोग का अकाउंटिंग ईयर तो ऐसा चलता है, ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ से यहाँ कितना मंथ है बताओ तो, 6 मंथ्स, और यहां से यहाँ कितना मंथ हो गया, फिर 6 मंथ्स। तो अब मुझे बोलो ये 1000 रुपए का खर्चा को कैसे ट्रीट करोगे, यही क्वेश्चन है। देखो हम एक बार बता देते हैं, फायर इंश्योरेंस 1000 पेड 1 अक्टूबर फॉर 1 ईयर, हमें बताना है कि कैपिटल रेवेन्यू क्या है, ये बताना है, ये एक्सपेंडिचर है ये तो पता चल रहा है, पेमेंट करना है। अब बोलो कि कैपिटल है कि रेवेन्यू है, या फिर कुछ आधा आधा होगा, क्या होगा। अच्छा, यहाँ 500 और यहाँ 500, अच्छा ये वाले 500 को क्या एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये वाला इसको हम लोग प्रीपेड,
यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, प्रीपेड कर दिया, अभी सीखा था ना प्रीपेड वाला बात, ये हम लोगों ने प्रीपेड कर दिया एक्सपेंडिचर को, है पूरा का पूरा रेवेन्यू है, क्योंकि फायर इंश्योरेंस तो हर साल देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बोला ना फॉर 1 ईयर, मतलब फिर नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर, तो है तो वैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन जिस साल के लिए अलॉट होगा उसी साल के लिए ना रेवेन्यू बोलेंगे। तो ये जो पहले से और भी दे दिया हमारे अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से, तो हम लोग इसको प्रीपेड, अगर ये एडजस्टमेंट तुम लोग का फाइनल अकाउंट्स में भी होता तो तुम लोग इसको कैसे ट्रीट करते ऐसे, और ये ऐसे क्यों करते हो, इसी कंसेप्ट के वजह से, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कंसेप्ट के वजह से ही हम लोग कर पाते हैं। तो आधा मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आधा मेरा प्रीपेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। अच्छा, अब 4th नंबर वाला देखते हैं, देखो क्या बोला है, टेम्पोररी हट, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है इसीलिए बार बार दिया है। देखो, टेम्पोररी हट्स वेर कंस्ट्रक्टेड कॉस्टिंग 1200, दे वेर नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिनेमा, दे वेर डेमोलिश्ड व्हेन दैट सिनेमा वाज रेडी। अब ये तो आदत हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये 1200 का हम लोग का क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, और देखते हैं क्या क्वेश्चन है, ये वाला देखो, बोल रहा है ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस ऑफ 25,000 फॉर द इंजन ऑफ ए मोटर कार टू गेट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, लगभग सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया है, बोलो ये खर्चा क्या होगा, कैपिटल, ठीक है, ऐसा तो हम लोगों ने इसके पहले भी किया है। हाँ, ये कुछ नया नहीं दिख रहा है मुझे। इलास्ट्रेशन 4, इसमें मेरा पहला वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर आया, ठीक है, सेकेंड वाला देखते हैं। इनॉग्यूरेशन एक्सपेंसेस, ये थोड़ा अलग है, ठीक है, इनॉग्यूरेशन एक्सपेंसेस ऑफ 25 लाख इनकर्ड ऑन द ओपनिंग ऑफ ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, पहले से ही मेरा बिजनेस रन हो रहा था, ठीक है, मैंने एक नया यूनिट ओपन कर दिया और उसको इनॉग्यूरेट करने के लिए 25 लाख का खर्चा किया। तो अब तुम लोग को बताना है कि ये 25 लाख हम लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू कैपिटल दोनों आंसर, रेवेन्यू, अच्छा, रेवेन्यू का आंसर ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो और बोलो क्या लगता है तुम लोग को, अच्छा बोलो तो मेरा ये जो 25 लाख जो मैंने किया, क्यों किया, क्योंकि मैंने एक नया यूनिट ओपन किया। अब ये नया यूनिट ओपन करके मेरा फायदा क्या है, क्या बढ़ेगा मेरा, सेल बढ़ेगा, ठीक है, सेल बढ़ेगा, मेरा फायदा क्या है, सेल बढ़ेगा। तो सेल बढ़ना क्या मेरा रेवेन्यू नेचर का होता है कि कैपिटल नेचर का, रेवेन्यू नेचर का, ठीक है। अगर ये मेरा पहले बार ओपन होता तो ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता, मेरा बिजनेस तो ऑलरेडी चल रहा है, मेरे पास मान लो मेरा हर एक जगह पे एक एक करके ब्रांच हो गया, ठीक है, तो फिर वो हर एक ब्रांच जो ओपन होगा वो मेरा क्या होगा, वो उसके लिए जो भी मेरा खर्चा होगा वो मुझे रेवेन्यू बोलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तो वो खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता, क्योंकि ये खर्चा हम लोग इसीलिए कर रहे हैं, इनॉग्रेशन का खर्चा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग अपना एक नया यूनिट बनाना चाह रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस, इस ये लाइन के वजह से ये खर्चा कैपिटल ना होके क्या हो जाएगा, अगर नया बिजनेस होता, ये अगर न्यू यूनिट नहीं ऐड हो रहा है, अगर हम लोग का नया बिजनेस होता तो फिर ये हम लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अच्छा, अब compensation of 2.5 crore paid to workers who opted for voluntary retirement, ठीक है, मतलब बहुत सा टाइम ऐसा होता है कि लोग रिटायरमेंट के एज के पहले ही खुद से ही रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो जैसे रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है, ग्रेचुइटी फंड मिलता है, वैसे अगर टाइम के पहले रिटायरमेंट कोई लेता है अपने मन से तो उनको दिया जाता है कंपेंसेशन, ठीक है, कितना कंपेंसेशन दिया गया, 2.5 करोड़ बहुत से लोगों को दिया गया, पेड टू वर्कर्स बोला है, ठीक है। अब तुम लोग को बताना है कैपिटल है कि रेवेन्यू, लेकिन तुम लोग को किसके हिसाब से सोचना है, वर्कर के हिसाब से या जो दे रहा है उसके हिसाब से, जो दे रहा है उसके हिसाब से सोचना है ना, तो फिर वैसे बताओ क्या हो, रेवेन्यू आंसर है, और बोलो, रेवेन्यू जो दे रहा है, जो कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए ये वन टाइम है, ये तो होते जाएगा। अब साल में 5 वर्कर वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले रहे, 10 ले रहे, वो तो रेगुलर चलता ही जाएगा, तो ये हम इसके लिए क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन ये अगर वर्कर की तरफ से देखो तो उसका तो एक्सपेंडिचर है नहीं, उसका कैसा रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट, उसको थोड़ी ना बार बार, तो रिटायरमेंट, रिटायरमेंट तो एक ही बार लोगे ना, अब टाइम के पहले लो और या टाइम के बाद लो, ठीक है, तो वो क्या रिसिप्ट होगा,
कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर क्वेश्चन वर्कर की तरफ से बोलना ही नहीं है। अगर वर्कर की तरफ से होता तो ये क्वेश्चन के ऊपर एक्सपेंडिचर लिखा हुआ नहीं होता, क्योंकि वर्कर के लिए कहाँ ये एक्सपेंडिचर है। तो हमें किसके लिए बताना है? कंपनी के लिए, ठीक है, जो ये पे करने वाला। फिफ्थ नंबर, यहाँ पर भी एक्सपेंडिचर ही और एंड रिसिप्ट भी आया है, ठीक है। देखते हैं फिफ्थ नंबर में बोल रहा है 10,000 spent as traveling expenses of the director on trips abroad for purchase of capital asset। तो कंपनी के डायरेक्टर जो है वो अब्रॉड गए हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि उनको कुछ एसेट परचेस करना है, तो उन्होंने ऑब्वियसली कंपनी की तरफ से उनको भेजा गया होगा, और उसके लिए ट्रैवलिंग का खर्चा कितना हुआ? 10,000। तो ये ट्रैवलिंग का खर्चा जो हुआ उनके जाने पे, तो ये खर्चा हम लोग का एक्सपेंडिचर है। ये तो कंफर्म, रिसिप्ट तो है नहीं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल, क्योंकि एसेट को पुट टू यूज के पहले ही तो कैपिटल। ये खर्चा करना पड़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 5 यहाँ पर हो गया मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अच्छा, फिर सेकेंड वाला देखते हैं, इसमें क्या बोला है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब डेटर, ठीक है। डेटर से पैसा मिला, तो डेटर से पैसा क्यों मिल रहा है? क्योंकि क्रेडिट सेल किए होंगे, बाद में पैसा दे रहा है, तो ये रिसिप्ट हुआ, ये एक्सपेंडिचर नहीं है। पहला क्वेश्चन आया जिसमें तुम लोग को रिसिप्ट देखने को मिला, तो ये कैसा रिसिप्ट है? कैपिटल है कि रेवेन्यू? रेवेन्यू, क्योंकि डेटर तो रिलेट करता है सेल। सेल तो मेरा हर साल बिजनेस में डे टू डे होगा, जितना फ्रीक्वेंट हो उतना अच्छा, ठीक है। एक दिन में 10 बार हो और अच्छा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसीप्ट, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर मत लिख दो, ये रिसिप्ट है। फिर उसके बाद अमाउंट स्पेंट ऑन डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट ए बिगर बिल्डिंग ऑन द सेम साइट, ठीक है। मतलब पहले से एक क्या था, एक छोटा बिल्डिंग था, उसको तोड़ के उसी जगह पे एक बड़ा बिल्डिंग बनाया गया। तो पहले बोलो एक्सपेंडिचर है कि रिसिप्ट है? एक्सपेंडिचर। बोलो कैसा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर? अच्छा, कैपिटल। तो क्या सबको एग्री हो कैपिटल एक्सपेंडिचर है? हाँ, कैपिटल ही तो है। बिल्डिंग बना रहे हो तो कैपिटल नहीं होगा। पुराना वाला तोड़ दिया, अब उस पे नया बिल्डिंग बनाओगे, तो वो भी तो मेरा फिक्स्ड एसेट ही हुआ, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। फोर्थ नंबर, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ ए मशीन डैमेज्ड बाय फायर। आग लग के मशीन जल गया, लेकिन उस पे इंश्योरेंस किया हुआ था, तो इंश्योरेंस कंपनी को जाके बताया गया, तो उन्होंने क्लेम दे दिया, तो हम लोगों ने वो पैसा ले भी लिया। तो ये बोलो मेरा पहला बात रिसिप्ट है कि एक्सपेंडिचर? रिसिप्ट। अब बोलो कैपिटल है कि रेवेन्यू है? कैपिटल। अच्छा, सबको ही बोलो कैपिटल है कि रेवेन्यू, क्या लग रहा है? मुझे 2-3 आंसर आया कैपिटल, रेवेन्यू। अच्छा, रेवेन्यू भी कैपिटल आंसर, कैपिटल। रिसिप्ट। अच्छा, तो ये बताओ कि ये रिसिप्ट मेरा रीऑकरिंग है कि ओकेशनल होगा, मतलब फ्रीक्वेंटली होगा? मतलब क्या ये क्लेम मुझे बार बार मिलेगा? एक ही बार तो मिलेगा, तो फिर क्या हो गया? कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। जैसे मुझे सेल हर रोज होना चाहिए, ठीक है, तो वो जो चीज मेरे पास रोज होता है वही तो रेवेन्यू का होगा ना। अब वो चाहे आउटफ्लो करवाए या इनफ्लो, आउटफ्लो करवाएगा तो एक्सपेंडिचर, इनफ्लो करवाएगा तो रिसीव। और अगर मेरा कभी कभार होगा तो आउटफ्लो करवाएगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनफ्लो करवाएगा तो कैपिटल रिसिप्ट। तो इस पे डैमेज तो मुझे वन टाइम ही मिलेगा, बार बार तो नहीं मिलेगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। हाँ, और एक है सिक्स्थ नंबर, ठीक है। बोल रहा है मेसर्स एबीसी एंड कंपनी run a restaurant. They renovate some of the old cabins. Because of this renovation, some space was made free and number of cabins was increased from 10 to 13. तो उन्होंने इस तरीके का कुछ मैनेजमेंट किया, इस तरीके से रेनोवेट किया कि केबिन जो पहले 10 था वो 10 से बढ़ के 13 हो गया। टोटल एक्सपेंडिचर इस पे लगा 20,000। तो ये तो एक्सपेंडिचर है। अब ये कैपिटल है कि रेवेन्यू, बताओ। सब कोई कैपिटल बता दो, बोलो कैपिटल है कि रेवेन्यू? कैपिटल ही होगा, क्योंकि मेरा एग्जिस्टिंग कंडीशन जो था उससे तो बेटर हुआ। पहले मेरे पास 10 केबिन था, अब कितना हो गया? 13। तो ये बिजनेस के लिए तो बेटर है। तो बेटर है, तो मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इससे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। और ये कौन सा वन टाइम है? ये अभी बेनिफिट मुझे मिलेगा, जब तक मुझे फिर से रिनोवेट नहीं करवाना हो तब तक इसका बेनिफिट मुझे मिलता जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 6 का पहला वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। मेसर्स न्यू दिल्ली
फाइनेंसिंग कंपनी सोल्ड सर्टेन गुड्स ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट बेसिस। तो किसी ने, कोई एक कंपनी है दिल्ली का जिन्होंने इंस्टॉलमेंट पे स्टॉक बेचा है, ठीक है। 5 कस्टमर डिड नॉट पे इंस्टॉलमेंट, 5 लोगों ने इंस्टॉलमेंट नहीं दिया। टू रिकवर सच आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट द फर्म स्पेंड 10,000 ऑन अकाउंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस। मतलब उन कस्टमर पे लीगल एक्शंस लिया गया जिसकी वजह से 10,000 रुपीज का खर्चा हुआ। तो तुम लोग को बताना है कि ये 10,000 रुपीज हम लोग का कैसा खर्चा है। रेवेन्यू, रेवेन्यू सही है, रेवेन्यू खर्चा है। Revenue. ये सब तो होता रहेगा बिजनेस में, ये हमेशा थोड़ी है कि ये आज ही हुआ और कभी नहीं होगा, ऐसा गारंटी कौन ले सकता है। कभी भी हो सकता है, ये मंथ हुआ नेक्स्ट मंथ हो सकता है, हर मंथ ही इनका इस तरीके का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जितना बड़ा बिजनेस उतना प्रॉब्लम होते जाता है। तो अब ऐसे तो होगा, इंस्टॉलमेंट मिलता है फैसिलिटी तो इंस्टॉलमेंट ये भी होता है, प्रॉब्लम भी होता है, लोग देते नहीं है, ठीक है। तो 10,000 ऑन अकाउंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस ये रेवेन्यू होगा, क्योंकि तुम लोग बिजनेस के तरफ से देखो, उसके लिए ये सब खर्चा नॉर्मल है, वो डे टू डे उनका होते ही जाता है। अब डे टू डे ना भी हो, महीने में 5 महीने में एक बार हो ही सकता है, तो ये हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ऐसा थोड़ी है कि एक बार लीगल एक्सपेंस कर दिया तो इसका बेनिफिट सालों साल मिलता जाएगा, ऐसा तो नहीं है। एक केस के बदले हर एक कस्टमर पे थोड़ी ना वो अप्लाई होगा, ये इन 5 पे होगा, अब और कोई करेगा तो उस पे होगा। तो टाइम भी तो कम, मतलब अगर 1 ईयर से ज्यादा का बेनिफिट मिलता तो ही कैपिटल होता। बोल रहा है मेसर्स बल्लभ एंड कंपनी ऑफ दिल्ली परचेज मशीन फ्रॉम मेसर्स शाह एंड कंपनी अहमदाबाद। मेसर्स बल्लभ एंड कंपनी स्पेंड 40,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच मशीनरी, ठीक है। तो दिल्ली में जो कंपनी है उन्होंने मशीन परचेज किया है अहमदाबाद से, ठीक है। और इन्होंने जिनसे परचेज किया, इन्होंने वो 40,000 रुपए खर्चा किया ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू से वो मशीन को भेजने के लिए। द ईयर एंडिंग इज 31 दिसंबर 2019, ये ऐसे ही बता दिया है। तो हमें तो ये बताना है कि 40,000 का खर्चा क्या हो, बोलो। कैपिटल, क्योंकि जब तक एसेट को यूज नहीं कर पाते हो तब तक जो भी खर्चा हमारा लगता जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो इंस्टॉलेशन हो, वो सभी हम लोग का क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। सही, इसमें तो ये वाला खत्म हुआ, लेकिन कुछ एमसीक्यूज और भी कुछ नया क्वेश्चंस है, ठीक है। चलो ये कुछ ट्रू फॉल्स पूछ लेते तुम लोगों से। बोल रहे थे नेचर ऑफ बिजनेस इज नॉट एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया इन सेपरेटिंग एन एक्सपेंडिचर बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो क्या लगता है, अच्छा सबको ही बोलो क्या लग रहा है, ट्रू है कि फॉल्स है, बताते हैं। समझ में नहीं आया होगा सबको। द नेचर ऑफ बिजनेस इज नॉट इम्पोर्टेंट, अभी तो पढ़ाया था ना, अभी देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा, फॉल्स। फॉल्स होगा ना। नेचर ऑफ बिजनेस तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करने के लिए कि मेरा लैपटॉप मेरे लिए एसेट है कि हम लैपटॉप बेचते हैं, तो वो तो मेरे लिए फिक्स्ड एसेट, सॉरी इन्वेंट्री हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर क्या हो गया फिर, फॉल्स, ठीक है। 1 का आंसर हम लोग का हो जाएगा फॉल्स। तो ये जो है पेन हैंग कर रहा था बोल के हम इसको बंद कर दिए, लिख नहीं देखते हैं, ठीक है। ये आंसर हम लोग का क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है। अब बोल रहे हैं एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेजर रिपेयर ऑफ द एसेट सो एज टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी इज रेवेन्यू इन नेचर। बोलो फॉल्स, बोलो सब कोई फॉल्स बोल, फॉल्स ही होगा। मेजर एक्सपेंडिचर, और ये भी तो साथ साथ बता रहा है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इसका बढ़ेगा, तो इसका बेनिफिट तो हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर मिलेगा। तो फिर ये हम लोग का कैसे जो है रेवेन्यू होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। Amount spent as lawyer's fee to defend a suit claiming that the firm factory site belong to the plaintiff's land is capital expenditure। ये तो किया ही हम लोगों ने, बोलो। वो मिस्टर ए मिस्टर जेड मैंने एक स्टोरी दिखाया तुम लोग को, फॉल्स होगा, ठीक है। ये हम लोग का क्या था, रेवेन्यू। थोड़ी ना मुझे मेरा फैक्ट, हाँ एग्जिस्टिंग फैक्ट्री का मुझे और भी कंफर्मेशन मिल जाएगा, मेरे ऊपर केस हुआ है लेकिन मुझे पता है कि मेरा जगह मेरा ही है, तो मैंने केस लड़ा, तो उसके लिए लॉयर का जो खर्चा वो हम लोग का रेवेन्यू। अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ worn आउट पार्ट ऑफ द मशीन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोलो ये भी किया हम लोग, worn आउट मतलब टूटा फूटा पार्ट को रिप्लेस कर दिया, तो ये फॉल्स, ये रेवेन्यू था ना, क्योंकि रेवेन्यू। हाँ कुछ पार्ट्स टूट गया, उसको लगाने से थोड़ी ना मशीन नया होने वाला है, ना तो उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने वाला है। लीगल फी टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोलो ट्रू, ये सब हम लोगों ने किया हुआ है। अमाउंट स्पेंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पोररी हट्स व्हिच वेयर नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिनेमा हाउस एंड वेयर डेमोलिश्ड। ये पता ही है क्या क्वेश्चन है, बोलो। ये तो सही दिया हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा। अच्छा, और
MCQ है, बोलो मनी स्पेंड 10,000 एज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द डायरेक्टर ऑन ट्रिप, ये भी वही वाला है, एब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट, क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये अभी अभी किया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। तो 1 का आंसर हम लोग का ए होगा। फिर नेक्स्ट देखो, अमाउंट ऑफ 5,000 स्पेंड एज लॉयर फी टू डिफेंड सूट क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्री, बोलो ये वाला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। एंट्रेंस फी फॉर ऑफ 2,000 रिसीव्ड बाय राम एंड श्याम सोशल क्लब। अब बताओ, क्वेश्चन एक जैसा नहीं है, बताओ क्या होगा? कैपिटल रिसीप्ट, अच्छा बोलो सबको क्या होगा? रेवेन्यू रिसीप्ट, एक्सपेंडिचर तो होगा नहीं, ठीक है, या तो कैपिटल होगा तो या तो रेवेन्यू होगा। एंट्रेंस फीस ऑफ 2,000 रिसीव्ड बाय राम एंड श्याम सोशल क्लब, ठीक है। एंट्रेंस फी क्या लग रहा है तुम लोग? कैपिटल रिसीप्ट, कैपिटल। देखो ये तो दोनों ही हो सकता है ना, क्योंकि देखो अगर एंट्रेंस फीस वन टाइम है तो मेरा क्या हो जाएगा? कैपिटल, और अगर मेरा वन टाइम नहीं है तो क्या होगा? रेवेन्यू। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन और देना चाहिए था, ए और बी। तो हाँ, तो ये दोनों ही ट्रू हो सकता है। देखो एंट्रेंस फीस का क्या होता है कि अगर एंट्रेंस फीस ईयरली है, हर बार देना पड़ता है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू। नहीं तो फिर क्या होगा? कैपिटल की, भाई एक ही बार एंट्रेंस फीस लगता है। तो इसमें देखो हम लोगों ने एनपीओ भी किया, इसमें क्या होता है, इसमें तो कंफ्यूजन है भाई, एंट्रेंस फीस जो है वो हमें जब तक नहीं बताएगा क्लियरली, हम लोग कैसे समझें कि कैपिटल है कि रेवेन्यू है, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे लगता है एक ऑप्शन और होना चाहिए, ठीक है। ये 3 ऑप्शन से ये मुझे नहीं लगता है कि हम लोग प्रॉपर आंसर दे पाएंगे। फिर बोल रहे हैं सब्सिडी ऑफ 40,000 रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल बाय ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, मतलब गवर्नमेंट ने हमें 40,000 दिया है, ठीक है, ताकि, और किस वजह से दिया है? ताकि हम लोग उस पैसे को अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कैपिटल की तरह यूज कर सके। वर्किंग कैपिटल का मतलब पता है? डे टू डे जो कैपिटल हम लोग बिजनेस में लगाते हैं उसे वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। तो ये जो पैसा हमें मिला ये रिसिप्ट तो है ऑब्वियसली, तो सी पॉइंट तो होगा नहीं। अब तुम लोग को बताना है ए होगा कि बी होगा। बी। देखो किस पर्पस के लिए दिया है तभी समझ में आ जाए। रेवेन्यू, क्योंकि वर्किंग कैपिटल तो डे टू डे, ठीक है, डे टू डे के खर्चे को पे करने के लिए दिया है, तो हमें इसका बेनिफिट कितने दिन का मिलेगा? 1 साल का ही मिलेगा, ठीक है। अगर मुझे वर्किंग कैपिटल का सपोर्ट मिल रहा है तो फिर मुझे तो 1 साल का ही बेनिफिट। वर्किंग कैपिटल तो क्या होता है? करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी करने से जो निकल के आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया? ये हम लोग का रेवेन्यू रिसिप्ट। इंश्योरेंस क्लेम रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ, अगर हमें किसी चीज के अगेंस्ट में इंश्योरेंस करवाया था उसका क्लेम मिला, जैसे भी थोड़ी देर पहले एक मशीन वाला एग्जांपल देखा, तो ये क्या है? तो ये रिसिप्ट हुआ है, तो फिर ये तो होगा नहीं, सी। अब बोलो ए या बी में से क्या होगा? हम्म? अभी तो किया था इंश्योरेंस क्लेम, बी। अभी तो, हाँ, ए। यही तो होगा, अभी बोला ना, इंश्योरेंस क्लेम किसी चीज के अगेंस्ट में मुझे कितना बार मिल सकता है? एक ही बार मिलेगा, ठीक है। ये रिसिप्ट क्या मेरा बार बार होगा? ये थोड़ी ना कोई सेल है कि मुझे बार बार पैसा मिलेगा। एक मशीन के अगेंस्ट में एक ही बार रिसिप्ट हो सकता है, तो कैपिटल रिसिप्ट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बोलो ये तो तुम लोग लिखते हो, कहाँ लिखते हो? जहां लिखते हो उसके हिसाब से भी बोल सकते हो। रेवेन्यू कहाँ लिखते हो? पीएल में लिखे जाने वाले हर आइटम क्या होता है? रेवेन्यू होता है, ठीक है। और वैसे भी इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो कैसे मिल सकता है? ईयरली मिल सकता है, क्वार्टरली, मंथली, ऐसे मिल सकता है। फिर 7th नंबर, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम आईडीबीआई एज अ मीडियम टर्म लोन फॉर ऑगमेंटिंग वर्किंग कैपिटल इज, ठीक है। तो हम लोगों ने आईडीबीआई बैंक से एक छोटा लोन लिया है ताकि हम लोग अपने वर्किंग कैपिटल को सपोर्ट कर पाए, ठीक है। तो रिसिप्ट है कि एक्सपेंडिचर है, पहले तो ये आइडेंटिफाई करो। रिसिप्ट है, ठीक है, तो इसका मतलब ये और ये तो होगा ना। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है, क्या? तो फिर मुझे क्या बोलना पड़ेगा? कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन नॉर्मली वर्किंग कैपिटल के लिए जब सपोर्ट मिलता है तो वो हम लोग का क्या होता है? लेकिन लिया क्या है बोलो तो? लिया क्या है? टर्म लोन। सपोर्ट मैंने वर्किंग कैपिटल को जरूर किया है, वहां पर क्या था? गवर्नमेंट ने मुझे 40,000 वर्किंग कैपिटल के लिए दिया था। अब टर्म लोन का मतलब क्या होता है?
हाँ, लॉन्ग टर्म होता है। टर्म लोन को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म। तो ये तो हम लोगों ने लोन लिया है ना, तो पूछ रहा है कि लोन लिया गया अमाउंट रिसिप्ट जो है उसको क्या ट्रीट करोगे? तो अमाउंट रिसिप्ट को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? कैपिटल। फिर इसमें भी तो अमाउंट रिसिप्ट ही था, इसको रेवेन्यू क्यों ट्रीट किया? क्योंकि यहाँ पर देखो बोला है कि ये सब्सिडी है, ठीक है। ये हम लोगों ने अपने हिसाब से, इसका कोई नेचर नहीं है, सब्सिडी का ऐसा कोई नेचर नहीं होगा, इसका नेचर डिपेंड करेगा कहाँ यूज करें। लेकिन लोन का नेचर क्या, कहाँ यूज करें उसके ऊपर डिपेंड करेगा, या लोन के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा? लोन के नेचर के ऊपर, इसीलिए ये कैपिटल से, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं 8th वाला। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सेल करके हमें रेवेन्यू मिला, ऑर्डिनरीली इज रिपोर्टेड एज पार्ट ऑफ द अर्निंग इन द पीरियड इन विच। तो नॉर्मली जो अर्निंग का पार्ट है वही चीज है। द सेल इज मेड, द कैश इज कलेक्टेड, द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड। अच्छा ये, हाँ बोलो कौन सा ऑप्शन होगा? द सेल इज मेड, रेवेन्यू मिला हमें फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट। ऑर्डिनरीली इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इज रिपोर्टेड एज पार्ट ऑफ द अर्निंग इन द पीरियड इन विच द सेल इज मेड, ठीक है। तो देखो रेवेन्यू का मतलब जितना सेल हम लोगों ने किया है, कैश कलेक्ट होने से, तो फिर क्रेडिट सेल क्यों लिखते हो? ट्रेडिंग में, बाई सेल में क्या सिर्फ कैश सेल लिखते हो? कैश क्रेडिट सभी तो लिखते हैं। तो जो सेल होता है उसी को हम लोग लिखते हैं, ऐसा थोड़ी है कि जिससे कैश सेल ही लिखेंगे। अगर कैश सेल लिखते तभी ना बोलते कैश इज कलेक्टेड। और मैन्युफैक्चरिंग के साथ तो इसका कोई लिंक नहीं है। बोल रहा है कि हम लोग का जो सेल करके, प्रोडक्ट बेच के जो हमारा इनकम होता है वो कैसे होता है? जितना सेल करते उससे होता है, चाहे कैश करो चाहे क्रेडिट करो, ठीक है। अच्छा, अब ये 9th वाला देखो, इसमें क्या बोल रहा है, यही लास्ट है। बोल रहा है इफ रिपेयर कॉस्ट इज 25,000, वाइट वॉश एक्सपेंस 5,000, बोथ एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रेजेंटली यूज्ड बिल्डिंग। मतलब बिल्डिंग यूज हो रहा था नया, मतलब ना तो हम लोगों ने सेकेंड हैंड खरीदा है, ना तो कोई नया बिल्डिंग है, ऑलरेडी यूज कर रहे हैं जो बिल्डिंग, उसको रिपेयर करवाने का खर्चा दिया, उसको व्हाइट वॉश करवाया। कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन, बिल्डिंग को एक्सटेंशन भी करवाया 2,50,000, एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग सिस्टम इज 19,000। तो जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का तार वार जाता है उसको भी हम लोगों ने इंप्रूव करवाया, उसका खर्चा लगा 19,000। द अमाउंट टू बी एक्सपेंस्ड इज, तो कितना खर्चा हम लोग का यहाँ पर रिकॉर्ड होना चाहिए? तो एक बार तुम लोग पहले देखो तो कैपिटल के हिसाब से पूछा है कि रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना, रेवेन्यू के हिसाब से पूछा है। अच्छा बोलो कितना होगा खर्चा? 30,000। अच्छा, ऑप्शन सी। अच्छा, तो रिपेयर कॉस्ट कितना है? 25,000। व्हाइट वॉश का एक्सपेंस कितना है? 5,000। ये मेरा क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों होगा बोलो तो? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्योंकि ये ऑलरेडी यूज्ड बिल्डिंग को कर रहे हैं। तो अगर यूज, जैसे ये बिल्डिंग यूज करे, इस पे कलर करवा दिया, इसको रिपेयर करवा दिया, तो क्या इसका एग्जिस्टिंग कंडीशन में कोई चेंजेस हुआ? नहीं। इससे हमें कोई फ्यूचर में और इकोनॉमिक बेनिफिट मिल जाएगा? जैसा मिल रहा था वैसा ही मिलेगा, अलग तो कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन ये जो खर्चा है देखो, कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी, इंप्रूवमेंट और एक्सटेंशन, तो इसका मतलब एक्सटेंशन करवाने का मतलब क्या हुआ? एज इट इज है, उसमें चेंजेस हुआ है। और जो इंप्रूवमेंट करवाए इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग का, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का भी जो फैसिलिटीज था वो भी हमें एक्स्ट्रा, मतलब आगे से बेटर मिलेगा। तो इसका मतलब ये 2,50,000 और ये जो 19,000 है, ये ऐड करने से जितना हम लोग का आएगा, कितना हो रहा है? 2,69,000 हो रहा है शायद। ये हम लोग का क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बोला है द अमाउंट टू बी एक्सपेंस्ड, तो ये अमाउंट तो दिया नहीं है, तो फिर हम लोग को क्या पूछा होगा? रेवेन्यू वाला, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 30,000, क्योंकि 2,69,000 का हमारे यहाँ पर कोई ऑप्शन था नहीं, ठीक है। तो द अमाउंट टू बी एक्सपेंस्ड हो गया 30,000, ठीक है। यही लास्ट है, इसके बाद और कुछ है नहीं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था हम लोग का लगभग कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं और कुछ अगर नया क्वेश्चन होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में दूसरे चैप्टर के साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है लेकिन इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर आज बाय मैम।